हेलो एंड वेलकम टू PYQ टू AIR सीरीज। आज हम स्टार्ट करेंगे एक नए सब्जेक्ट के मेंस के PYQs के साथ, दैट इज आर्ट एंड कल्चर। सबसे पहले आपको एक बात समझनी है, जब हम प्रीलिम्स के लिए तैयारी करते हैं तब हम पढ़ते हैं एंशंट, मेडिवल, आर्ट एंड कल्चर एंड मॉडर्न हिस्ट्री। लेकिन व्हेन इट कम्स टू मेंस, GS1 का पार्ट बनता है आर्ट एंड कल्चर। कौन सा आर्ट एंड कल्चर? एंशंट हिस्ट्री और मिडिवल हिस्ट्री का आर्ट एंड कल्चर। तो यहाँ पर इन कंपैरिजन टू एंशंट एंड मेडिवल हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर की इंपॉर्टेंस जो है वो बहुत ज़्यादा है। तो जब आप प्रिपेयर करते हो ना प्रीलिम्स के लिए, तब आप फैक्चुअल इंपॉर्टेंस पर ज़्यादा ध्यान देते हो। ऑल ऑफ द राउंड द क्लॉक आप एवोल्यूशन वगैरह पर ध्यान नहीं देते हो कि भाई चोला का आर्ट एंड आर्किटेक्चर कैसे उसकी एवोल्यूशन हुई, या फिर चंडेला रूलर्स का या पाला पीरियड का। यहाँ पे लिटरेचर बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है, म्यूजिक हो गया, भक्ति सूफी हो गया, ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट होती जाती हैं। आज की ये वीडियो लंबी होगी बिकॉज आज ही हम इस आर्ट एंड कल्चर को शुरू करके इसी एक वीडियो में से हम खत्म कर देंगे। सो लेट्स बिगिन। सबसे पहले 2025 का ये सवाल देखिए आप। The sculptures filled the Chandela art form with resilient vigor and breadth of life. Elucidate 10 मार्क्स का क्वेश्चन है 2025 का। यहाँ पे स्पेसिफिकली चंदेला रूलर्स का जो स्कल्पचर वाला आर्ट है उसके बारे में सवाल पूछा गया है कि जो उनका आर्ट फॉर्म था उसने रिजिलियंट विगर और ब्रेड्थ ऑफ लाइफ जो है उसके अंदर फिल की। एल्यूसिडेट। देखो चंदेला रूलर्स अगर हम बात करें तो ये 9th से 13th सेंचुरी CE तक रूल करते थे, ठीक है, बुंदेलखंड एरिया में। और चंदेला रूलर्स हम सबको पता है सबसे ज्यादा फेमस किसके लिए है? खजुराहो के लिए, है ना। आपको पता है व्हेन इट कम्स टू खजुराहो, सेक्सुअल एंड जो भी इंटीमेट पेंटिंग्स थी मध्य प्रदेश के अंदर, वो वाली चीजों के लिए खजुराहो फेमस है। चंदेला रूलर्स इससे कनेक्टेड है। और इनका एज देयर कैपिटल, खजुराहो इनका कैपिटल था। क्रिएटेड अ वर्ल्ड इन स्टोन, कि इन्होंने पत्थर के अंदर एक पूरा जहान जो है उसको बसा दिया, क्योंकि वो इतना रियलिस्टिक लगता था। ब्रेथ ऑफ लाइफ है ना, वो इतना रियलिस्टिक लगता था, ऐसा लगता था कि पत्थर के अंदर जान बसती है, दुनिया बसती है। वर्ल्ड इन स्टोन थ्रू स्कल्पचर्स मार्क्ड बाय एनर्जी, रियलिज्म, वही मैं बोल रही हूँ, एक्सप्रेशंस इतने रियल लगते थे, ठीक है, एंड ब्यूटी। ठीक है, एक ऐसा इंट्रोडक्शन। अच्छा, एक चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है, ये मैं आपको थोड़ा इसका बारे में बताती हूँ। देखो, जब आप बाकी सब्जेक्ट्स की बात करते हो ना, जैसे सोसाइटी सोशल जस्टिस हो गया, डिजास्टर मैनेजमेंट हो गया, इंटरनल सिक्योरिटी हो गया, वहां पर जब आप इंट्रोडक्शन देते हो तो आप डेटाबेस इंट्रोडक्शन दे देते हो, है ना, इंटरनेशनल रिलेशंस वगैरह हो गया। तो और कंक्लूजन देते हो, आप बोलते हो कि भाई हम पॉजिटिव फ्यूचरिस्टिक कंक्लूजन दे देंगे, थोड़ा फॉरवर्ड अप्रोच, प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच दे देंगे। बट दिस इज नॉट द केस फॉर हिस्ट्री, है ना। हिस्ट्री के अंदर आप फैक्ट्स वाला तो क्या ही लिखोगे, फैक्ट्स बेस्ड इंट्रोडक्शन तो हो ही नहीं सकता। सेम गोस फॉर कंक्लूजन, फ्यूचरिस्टिक तो क्या ही लिखोगे। यहाँ पर एक बहुत अच्छी बात यह है कि हिस्ट्री एक स्टैटिक सब्जेक्ट है, इसका मतलब एक कंसाइज सिलेबस है। मानती हूँ सिलेबस बड़ा है, लेकिन फिर भी एक कंसाइज तो है, बाउंड्रीज तो हैं इस हिस्ट्री के सिलेबस की आपके पास। एटलीस्ट PYQs और आपकी जो भी आपकी रेफरेंस बुक्स हैं स्टैटिक की, आप उनसे आपको पता चल जाता है कि हाँ भाई एक चंदेला, पाला, पल्लवास, भक्ति सूफी, बुद्धिज्म, ठीक है, हड़प्पन, ये मतलब चोलास, आप थोड़ा बहुत विजयनगर हो गया, ये सब का ना आप सेट इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन्स ना अपने लिए बना के रख लीजिए। इसके लिए आप बहुत अच्छी अच्छी चीजें यूज कर सकते हैं। एग्जाम्पल क्या है यहाँ पर, यूजुअली जब जिनका हिस्ट्री ऑप्शनल नहीं होता ना, तो वो उन हिस्टोरियंस को नहीं पढ़ते कि किन्होंने किसी के बारे में, जैसे चंदेला आर्ट के बारे में किसी हिस्टोरियन ने बहुत अच्छी बात कही हो या कुछ भी कहा हो, हम जनरली उसे नहीं पढ़ते अनटिल एंड अनलेस हमारा हिस्ट्री ऑप्शनल हो, है ना। लेकिन आप एक काम कर सकते हो, क्योंकि आपका सिलेबस वेल डिमार्केटेड है, उसकी बाउंड्रीज हैं, व्हाट यू कैन डू इज यू कैन एडवांसली प्रिपेयर इंट्रोडक्शन एंड कंक्लूजन फॉर ऑल दीज टॉपिक्स। इन टॉपिक्स के लिए आप बना के रख सकते हो, और कोशिश करो कि जब बना के सेट इंट्रोडक्शन कंक्लूजन बना रहे हो, उसमें किसी हिस्टोरियन ने अगर कुछ बहुत अच्छी लाइंस कही हो, आप वो यूज कर सकते हैं। दूसरी चीज जो आप कर सकते हैं, नितिन सिंघानिया जो सब लोग पढ़ते हैं आर्ट एंड कल्चर के लिए, उसमें जब आप टेम्पल आर्किटेक्चर वाला चैप्टर पढ़ते हो ना, तो वहां पर उन्होंने पीरियड वाइज जो है टेम्पल आर्किटेक्चर का एवोल्यूशन समझा रखा है। तो कहीं कहीं पर उन्होंने लिख रखा है कि ये वाला आर्ट एंड आर्किटेक्चर अपनी पीक पे पहुंचा, यहाँ पर जेनिथ पे पहुंचा, यहाँ पर, है ना। बॉक्सेस में कुछ अच्छी चीजें दे रखी हैं, तो आप उनको भी एज एन इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन यूज कर सकते हो। लेकिन अगर आपको अपने लिए अपना जो पाथ है व्हेन इट कम्स टू GS1 का आर्ट एंड कल्चर, इसको इजी करना है, क्योंकि देखो बाकी सब्जेक्ट्स डायनामिक है, वहां पे दुनिया भर का आपको फैक्ट, स्टैटिस्टिक्स ये सब याद करने पड़ेंगे। यहाँ पर आपको अपना काम डिफिकल्ट क्यों करना है? आप पहले से ही टॉपिक्स कितने होंगे, 20, 25, 30 जितने भी टॉपिक्स हैं उसके लिए इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन बना के रख लीजिए। उससे क्या होगा, आपका काम ईजी हो जाएगा, आपको सोचना नहीं पड़ेगा। तो ये बात ध्यान रखिए।
रखिएगा। दूसरा, आगे हम अगर इस क्वेश्चन को देखें, रेजिलियंट विगर एंड ब्रेड्थ ऑफ लाइफ समझाते हैं चंदेला के आर्किटेक्चर में, सॉरी चंदेला के स्कल्पचर्स में कैसे थी। सबसे पहले है डायनामिक पोस्चर्स एंड ह्यूमन फिगर्स। ठीक है, पोस्चर्स बहुत डायनामिक थे। अगर आपने कभी नेट पर देखा हो या फिर अगर आप कभी घूमने भी गए हो, आपने देखा होगा कि पोस्चर्स इतने डायनामिक, इतने रियल लगते थे कि ऐसा लग रहा है कि वो सच में इंसान ही है। और ह्यूमन फिगर्स बनी हुई थी, मार्क्ड बाय फ्लूइडिटी ऑफ मूवमेंट एंड रिदमिक पोजेस। एग्जाम्पल क्या है, कंदरिया महादेव टेम्पल है, वहां पे डांसिंग अप्सरा है, या फिर द्विभंग और त्रिभंग का यूज किया हुआ है। त्रिभंग इज अ पोस्चर। ठीक है, ये सब है। दूसरा है एक्सप्रेसिव फेसेस एंड इमोशन। मैंने पहले भी बताया, उन स्कल्पचर्स के फेसेस पे एक्सप्रेशंस इतने आउट एंड लाउड, इतना एक्सप्रेसिवली इमोट कर रहे थे वो स्कल्पचर्स कि वो इतने रियल लग रहे थे। और वो एक्सप्रेशंस क्या कन्वे कर रहे थे, किसी की तरफ डिवोशन, जॉय, डिजायर, कंसंट्रेशन, ये सब कुछ। एग्जाम्पल है यहाँ पे पार्श्वनाथ टेम्पल। एक चीज आपको यहाँ पर समझनी है, आर्ट एंड कल्चर में एज यूजुअल अलॉन्ग विद अदर सब्जेक्ट्स ऑफ मीन्स एग्जाम्पल्स प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। एग्जाम्पल्स को आपको नहीं भूलना है। तीसरा है एरोटिक स्कल्पचर्स। मैंने बता दिया, खजुराहो जो इनका कैपिटल था वो तो है ही फेमस फॉर एरोटिज्म। ठीक है, रिप्रेजेंट क्या करता है, फर्टिलिटी हो गया, कॉस्मिक यूनियन हो गया, या लाइफ की कॉन्टिन्यूटी हो गया। एग्जाम्पल है यहाँ पे मिथुन कपल्स एट लक्ष्मण एंड कंदरिया महादेव टेम्पल। आपको एग्जाम्पल्स आपके पास प्रिपेयर्ड होने चाहिए। कंदरिया महादेव इज अ वेरी फेमस खजुराहो का टेम्पल। देन देयर इज एनिमल वाइटलिटी। एलिफेंट्स देखने को मिलते हैं आपको एट विश्वनाथ टेम्पल की एंट्रेंस। लायंस, टाइगर्स, माइथिकल व्याला सिंबलाइज स्ट्रेंथ एंड विगर, तो एनिमल वाइटलिटी देखने को मिलती है। नेक्स्ट है पॉलिटिकल सिंबलिज्म। मॉन्यूमेंटल वारा अवतार, आपको पता है किसके अवतार थे, वारा अवतार। वारा अवतार सुना होगा आपने, वामन अवतार सुना होगा। वारा अवतार ऑफ यशोवर्मन विद 675 मिनिएचर फिगर्स एम्बॉडीज डिवाइन पावर एंड रॉयल विक्ट्री। तो पॉलिटिकल सिंबलिज्म भी देखने को मिलता था। साथ ही साथ आपको चंदेला के स्कल्पचर्स में देखने को मिला रिलीजियस प्लूरलिज्म। मतलब ऐसा नहीं है कि सिर्फ हिंदुइज्म, नहीं, इक्वल स्कल्पचरल डिवोशन दिखी शैवाइट की तरफ। कंदरिया महादेव है ना, शिव जी, तो शैवाइट की तरफ, वैष्णवाइट की तरफ चतुर्भुज टेम्पल है, और जैन पार्श्वनाथ टेम्पल। तो आपको यहाँ पे रिलीजियस प्लूरलिज्म भी देखने को मिला। नेक्स्ट है आपका अटेंशन टू ऑर्नामेंटेशन एंड डिटेल। वही है ब्रेड्थ ऑफ लाइफ और रियलिज्म कैसे दिखेगा, एक फेस के एक्सप्रेशन से, बॉडी पोस्चर से, वो हमने बता दिया। और फिर इतने वेल डिफाइंड ऑर्नामेंट्स उनके बॉडी पर दिख रहे थे कि कॉस्ट्यूम्स बहुत अच्छे से इंट्रिकेटली डिफाइन की गई थी, ज्वेलरी देखने को, हेयर स्टाइल जो कि बहुत ही माइन्यूट, जो कारीगरी होती है वो बहुत माइन्यूट डिटेलिंग करके इतना कल्चरल सोफिस्टिकेशन दिखाई दे रहा था। तब भी उसके अंदर एक रियल लाइफ जैसा फील आ रहा था। एग्जाम्पल है देवी जगदम्बी टेम्पल। ठीक है, आगे बात करें, नेक्स्ट है डिपिक्शन ऑफ सोशल एंड सेक्युलर लाइफ। बहुत जगह ऐसा हुआ है कि इरोटिक सीन्स के साथ साथ आपको नॉर्मल सोशल लाइफ के भी सीन्स उसके अंदर दिखाई दिए। फॉर एग्जाम्पल कैप्चर्ड सीन्स ऑफ फार्मर्स हो गया, डांसर्स हो गया, या फिर नॉर्मल जो कोर्ट की लाइफ है वो भी देखने को मिलती थी। एग्जाम्पल है दुलादियो टेम्पल, डिपिक्शन ऑफ डांसिंग गर्ल्स। ठीक है, जो कोर्ट के अंदर गर्ल्स डांस करती थी, ये भी चीज देखने को मिली। अब अगर हम इसके कंक्लूजन की बात करें, Therefore, आर्ट हिस्टोरियन, देखो मैंने आपको बोला ना आप यूज कर सकते हो, आर्ट हिस्टोरियन देवगाना देसाई नोटेड दैट चंदेला आर्ट ट्रांसेंडेड मेयर स्टोन कार्विंग। इन्होंने बोला कि जो चंदेला का आर्ट ऑफ स्कल्पचर था ना, उसने ट्रांसेंड कर दिया था, बायपास कर दिया था स्टोन कार्विंग को, कैप्चरिंग लाइफ्स फ्लूइडिटी की, लाइफ की मूवमेंट और फ्लूइडिटी कैप्चर कर ली थी उन्होंने स्कल्पचर्स के अंदर। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट है 2025 का एक और सवाल, एग्जामिन द मेन एस्पेक्ट्स ऑफ अकबर्स रिलीजियस सिंक्रेटिज्म। 10 मार्क्स का क्वेश्चन है। अब आपको जब आप क्वेश्चंस देख रहे हैं, आपको एक बात और समझ में आएगी कि आर्ट एंड कल्चर में कौन से टॉपिक्स जो हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है और किन से बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है। देखो, सबसे पहले अकबर्स रेन 1556 से 1605 तक हमें पता अकबर ने रेन किया था, मतलब उनका रूल था। विटनेस रिलीजियस सिंक्रेटिज्म। रिलीजियस सिंक्रेटिज्म का क्या मतलब है कि मल्टीपल रिलीजन्स और मल्टीपल रिलीजन से आने वाले प्रिंसिपल्स, टीचिंग्स सिंक में, एक फ्यूजन में यूज की गई थी अकबर के टाइम पर।
ठीक है, पायोनियर द ईथोस ऑफ सर्व धर्म संभव, हमारे यहाँ पर आज भी यही प्रिंसिपल है सर्व धर्म संभव का, ट्रांजिशनिंग द मुगल स्टेट फ्रॉम एन ऑर्थोडॉक्सी थियोक्रेसी टुवर्ड्स अ सेक्युलर इंक्लूसिव एम्पायर। यहाँ पे मैंने बहुत ही अच्छा इंट्रोडक्शन थ्रो किया, आपको यहाँ पर ध्यान से समझना है। रिलीजियस सिंक्रेटिज्म मैंने क्या बताया, मल्टीपल रिलीजन की टीचिंग्स और प्रिंसिपल्स को सिंक में यूज करके फ्यूजन बनाकर उसे यूज किया गया। इससे क्या हुआ, जो मुगल पीरियड जो अपने ज्यादातर ऑर्थोडॉक्सी इस्लामिक शरीयत के अकॉर्डिंग चलने वाले रूल, आपको पता है वैसे भी ऐसा माना जाता था कि जो राजा है वो जिल्ले इलाही है, मतलब वो सीधा खुदा की परछाई है, और तो वो जैसे इंटरप्रेट करेगा रिलीजन को वो बिल्कुल एक्यूरेट होगा, है ना। और ज्यादातर उलेमाज वगैरह का जो है उनसे हमेशा सजेशन मांगी जाती थी कोर्ट में। लेकिन जब रिलीजियस सिंक्रेटिज्म जो अकबर के पीरियड में आपको देखने को मिला, उससे क्या हुआ, रिलीजियस ऑर्थोडॉक्सी से आप मूव करके एक सेक्युलर इंक्लूसिव एम्पायर की तरफ चले गए, जहां पे बाकी धर्मों से, बाकी रिलीजन की जो इंपॉर्टेंट अच्छी टीचिंग्स हैं, प्रिंसिपल्स हैं, उनको भी यूज किया गया। अब हमें बताना है कि कहां पर अकबर का सिंक्रेटिज्म, जो रिलीजियस सिंक्रेटिज्म है, वो देखने को मिला। सबसे पहला है फिलोसॉफिकल बेडरॉक। आपको पता है अकबर ने एक नया कुछ दिया था, एक कॉन्सेप्ट जिसे बोलते हैं सुलह कुल। सुलह मतलब क्या होता है, सुलह का मतलब होता है कि जब हम आपस में, हमारा कोई कॉन्फ्लिक्ट है, हम उसकी सुलह सोल्यूशन ढूंढ लेते हैं, एब्सोल्यूट पीस, कि आप जो है आपस में बातचीत करके सुलह कुल मतलब पीस अमंगस्ट ऑल, ठीक है, आप एब्सोल्यूट पीस ढूंढते हैं। प्रायोरिटाइज आप उसमें क्या कर रहे हैं, रैशनलिज्म, यानी कि अक्ल, AQL, अक्ल, रैशनलिज्म यूज कर रहे हैं, एंड यूनिवर्सल टॉलरेंस ओवर रिलीजियस डॉगमा। अब यूनिवर्सल टॉलरेंस की तरफ जा रहे हैं फॉर ऑल ऑफ द रिलीजन्स ऑन द अर्थ। सेकंड है इंस्टीट्यूशनल डायलॉग। यहां पर अकबर ने, आपको पता, इबादत खाना बनाया था। इबादत खाना नाम से भी पता चल रहा है 1575 में उन्होंने बनाया था। वहां पर डिफरेंट डिफरेंट रिलीजन के जो रिलीजियस लीडर्स होते थे, टीचर्स होते थे, अकबर उनके साथ बैठकर डिफरेंट रिलीजन की चीजें सीखते थे, वो जानते थे, डिबेट होती थी, डिस्कशंस होती थी, उससे टीचिंग सीखते थे। तो इस्टेब्लिश इबादत खाना, एक्सपैंडिंग डिबेट फ्रॉम इस्लामिक थियोलॉजी टू इंक्लूड जैन एंड जैसवी, मतलब क्रिश्चियन जैसवीज भी आते थे, जैन भी आते थे, वहां पर ये बात होती थी। तो उन्होंने इंटरफेथ डायलॉग यू कैन से प्रमोट किया। तीसरा है एथिकल कोड। इन्होंने एक और चीज दी थी, दैट इज दिन्ने इलाही। अब लोगों को लगता है दिन्ने इलाही एक रिलीजन है, नो, इट इज नॉट अ रिलीजन, इट इज नॉट अ न्यू रिलीजन, इट इज स्पिरिचुअल ब्रदरहुड। दिन्ने इलाही वाज नन अदर देन टेकिंग डिफरेंट इंपॉर्टेंट टीचिंग्स एंड स्पिरिचुअल लर्निंग्स फ्रॉम डिफरेंट रिलीजन्स। मैंने लिखा भी है यहाँ पे, फ्यूजिंग मल्टीपल प्रिंसिपल्स। तो उन्होंने एक एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट दिया था कि एक इंसान को ये जो मल्टीपल धर्म हैं, इनके अगर हम प्रिंसिपल्स, एथिकल चीजें उठाएं, उनको अपनी जिंदगी कैसे जीनी चाहिए, ठीक है। फोर्थ है पॉलिटिकल सुप्रीमेसी। यहां पर अकबर ने प्रोमलगेट किया था मजहर साइड लाइनिंग ऑर्थोडॉक्स उलेमास। मैंने बोला ना कि इससे पहले जो है उलेमास का सजेशन लिया जाता था, अगर कोई भी एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म भी करना है तो भी इट वाज गाइडेड बाय द रिलीजियस लाइट। बट ऐसा अकबर के टाइम पे थोड़ा इसका डाउनफॉल देखने को मिला, क्योंकि इन्होंने मजहर का कॉन्सेप्ट दिया था, जहां पे इन्होंने उलेमास को साइडलाइन कर दिया और इन्होंने बोला कि आए as the king is the zille ilahi, I am the ultimate arbiter of the Islamic law, कि मतलब मैं जैसे भी उसकी इंटरप्रिटेशन दूंगा that will be फाइनल। तो ये वाली चीज है। देन देयर इज इकोनॉमिक पैरिटी। हम सबको पता है, बहुत फेमस है, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि अकबर ने जो पिलग्रिमेज टैक्स था, फॉर एग्जांपल जो इस्लाम से दूसरे धर्म के लोग थे, अगर उनको तीर्थ पे जाना है, अपने रिलीजियस किसी जगह पे जाना है, तो उन्हें पिलग्रिमेज टैक्स, तीर्थ कर देना पड़ता था, दैट इज जजिया। तो इन्होंने उसे अबॉलिश कर दिया था इन 1564। ये डिस्क्रिमिनेटरी है क्योंकि इस्लामिक वालों को नहीं देना पड़ता था। नेक्स्ट इज एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्युलरिज्म। इन्होंने सबसे अच्छी चीज क्या की, इन्होंने जो स्टेट क्राफ्ट है, जो एडमिनिस्ट्रेशन है, उससे रिलीजन को बिल्कुल सेपरेट कर दिया कि रिलीजन और स्टेट क्राफ्ट एज एन एडमिनिस्ट्रेशन आपस में इनका कोई कनेक्शन नहीं रहेगा। एग्जाम्पल, मनसबदारी सिस्टम के अंदर हिंदूज को इन्वॉल्व किया गया। साथ ही साथ आप चाहें तो एग्जाम्पल ये भी लिख सकते हैं कि अकबर के जो नवरत्न थे, ठीक है, जो नवरत्न थे उसके अंदर भी बहुत सारे हिंदूज थे, मतलब कोर्ट में आपको पता है बीरबल थे। यहाँ पे आप चाहे तो देखो, मैंने एग्जांपल में टोडरमल लिखा है। बहुत सारे लोगों को मनसबदारी भी ऑफर की गई थी, जैसे ऐसा बोला जाता है कि जो जोधा के ब्रदर मान सिंह थे उनको भी मनसबदारी दी गई थी। तो ये सब क्या है, एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्युलरिज्म की सिर्फ ये नहीं है कि सिर्फ मुस्लिम्स को ही एडमिनिस्ट्रेटिव सीट मिलेगी, ऐसा नहीं था। सेवेंथ है लिटरेरी सिंथेसिस। लिटरेचर पे भी बड़ा ध्यान दिया गया।
इन्होंने एक मकतब खाना बनाया था। मकतब खाना के बारे में ज़्यादा लोगों को पता नहीं है। यहाँ पर जो हमारी ग्रेट एपिक्स है, रामायण और महाभारत, उनको ट्रांसलेट किया गया था इनटू पर्शियन। पर्शियन पर भी आगे क्वेश्चन आएगा। इसका नाम देखो, महाभारत का नाम था रज़्मनामा, ठीक है। देन है लास्ट आर्किटेक्चरल फ्यूजन। यहाँ पर हमने एक चीज देखी कि जो इस्लामिक, जो मुगल आर्किटेक्चर था, उसमें हिंदू इन्फ्लुएंस भी आपको देखने को मिला। आपको पता होगा फतेहपुर सिकरी बनाया था अकबर ने, और हिंदू की जो छतरियां होती हैं ऐसे वाली, एक मिनट, जो छतरीज होती हैं, और जैन के ब्रैकेट्स इस्लामिक स्ट्रक्चर में देखने को मिले एट फतेहपुर सिकरी, ठीक है। अब आगे, अब अगर हम कंक्लूजन देखें, देयरफॉर अकबर्स मॉडल सर्व्स एज अ हिस्टोरिकल प्रिकर्सर टू इंडियाज कॉन्स्टिट्यूशनल सेक्युलरिज्म। हमें पता है अकबर ने क्या शो करने की कोशिश करी कि सिंक्रेटिज्म, रिलीजियस सिंक्रेटिज्म जो है वो एक पीसफुल सोसाइटी स्टैब्लिश कर सकता है। तो ये आप कह सकते हो कि जो आज का हमारा सेक्युलरिज्म का कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर हमारे लिखा हुआ है आर्टिकल 25 के अंदर, जो अकबर का कॉन्सेप्ट था वो उसका प्रिकर्सर था, ऑफरिंग एंड्योरिंग लेसन्स। और हमने इस पूरी चीज़ों से एक लेसन सीखा, हमने लेसन सीखी। और एंड्योरिंग मतलब जो ओवर द टाइम, टेस्ट ऑफ द टाइम पास करके आए हैं, कि हम मॉडर्न सोसाइटी को रिलीजियस पोलराइजेशन से नहीं बट ब्रदरहुड से चला सकते हैं। तो यहाँ पर हमने पॉजिटिव नोट पे इस क्वेश्चन को एंड किया। नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं, 2025 का एक और सवाल, डिस्कस द सैलिएंट फीचर्स ऑफ हड़प्पन आर्किटेक्चर। अब यहाँ पर हड़प्पन आर्किटेक्चर, देखो हड़प्पन सिविलाइजेशन या इंडस वैली सिविलाइजेशन, आप कुछ भी बोल सकते हैं, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है आपके सिलेबस का। हर साल प्रीलिम्स में भी आपको सवाल जरूर देखने को मिलेंगे इन टर्म्स ऑफ कि हड़प्पन साइट्स के एविडेंसेस के साथ पूछा जाता है यहाँ पर। और यहाँ पर मेंस में भी आपको हड़प्पा से आप क्वेश्चन पक्का एक्सपेक्ट कर सकते हो GS1 के अंदर। देखो इंडस वैली या फिर हड़प्पन सिविलाइजेशन आर्किटेक्चर प्रायोरिटाइज, आपको पता है एक चीज समझना, हड़प्पन सिविलाइजेशन की जब भी हमारे दिमाग में बात आती है, हम रिलीजन से आगे बढ़ के रैशनैलिटी, लॉजिक, यूटिलिटी देखते हैं, है ना। क्योंकि हमने बचपन से ये पढ़ा, जब भी हम 6th 7th 8th में जब NCERTs पढ़ रहे थे, हमने एक ही चीज पढ़ी है कि हड़प्पन सिविलाइजेशन इज नोन फॉर इट्स व्हाट, टाउन प्लानिंग, है ना। अर्बन टाउन प्लानिंग के लिए कि भाई ड्रेनेज कवर्ड थी, 2 स्टोरीड हाउसेस थे, ठीक है। उन्होंने वो जो मैन होल्स हैं कि रेगुलर साफ सफाई होती रहे, और जिप्सम मोटार से कवर भी कर रखे थे, ठीक है। फिर हम सोशल लाइफ में पढ़ते हैं कि उन्होंने कार्नेलियन बीड्स यूज करते थे, सील्स यूज करते थे। तो इट वॉज मोर अबाउट यूटिलिटी, रैशनैलिटी, लॉजिक, नथिंग अबाउट रिलीजन, ठीक है। और अच्छा, हम हमेशा बोलते हैं कि भाई प्रोटोशिफ की सील के ऊपर भी वो क्वेश्चनेबल है, वो डिबेटेबल है। बहुत सारे हिस्टोरियंस गिलगमेश सील पर, प्रोटोशिफ की सील पर अभी भी पूरा डिबेट चल रहा था। तो दैट इज अ सेपरेट थिंग। बट वेन एवर इट कम्स टू इंडस वैली एंड हड़प्पन सिविलाइजेशन का आर्किटेक्चर, वी ऑलवेज व्हाट वी रिमेंबर इज यूटिलिटी, जस्ट अ सेकेंड, यूटिलिटी, यूनिफॉर्मिटी एंड सिविक ऑर्डर, है ना। सिविक ऑर्डर, उन्होंने टाउन प्लानिंग के नाम पे ईस्ट पे अलग, वेस्ट पे अलग, कुछ लोग फोर्टिफाइड हैं, इंपॉर्टेंट बिल्डिंग्स, असेंबली हॉल, ग्रेनरीज, ये सब, रादर देन ऑर्नामेंट और मॉन्यूमेंटल डिस्प्ले, है ना। कोई लार्ज पैलेसेस, कोई राजा के कोई ऐसे महल तो मिले नहीं, है ना, पब्लिक बिल्डिंग्स मिली, एज इन ग्रेनरी वगैरह मिली। तो ऑर्नामेंटल और ब्यूटिफिकेशन की बजाय आई वुड से रैशनल प्लानिंग और यूटिलिटी पर ज्यादा ध्यान था। यहाँ पर मैंने एक छोटा सा डायग्राम बनाया है। आप एक चीज समझिए, आर्ट एंड कल्चर में डायग्राम्स बनाना बड़ा इंपॉर्टेंट है। आपके नोट्स में अगर आपने जहां से भी फाउंडेशन किया है बने हुए हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं बने हुए तो उसको सिंप्लीफाइड फॉर्म में यू कैन टेक एन इंस्पिरेशन फ्रॉम टॉपर्स कॉपी, आप बिल्कुल कर सकते हैं। टॉपर कॉपी में आपको देखने को मिलेगा कि कैसे द्रविडियन स्टाइल, नागराज स्टाइल और जितने भी आपके आर्ट एंड आर्किटेक्चर के डायग्राम्स हैं, आप उनको सिंप्लीफाइड फॉर्म में एग्जैक्टली फटाफट कैसे बना सकते हो, और उसको अपने पास बना के रख लो ताकि आप बना सको आंसर में। यहाँ पर देखो, यहाँ पे मैंने हड़प्पन सिविलाइजेशन की अर्बन प्लानिंग का एक छोटा सा डायग्राम बनाया है कि जो वेस्ट साइड थी वो थोड़ी एलिवेटेड होती थी, और यहाँ पे इंपॉर्टेंट एडमिनिस्ट्रेटिव और रिलीजियस लिख दिया है मैंने, ऑल्दो रिलीजियस इतने नहीं थे, बिल्डिंग्स होती थी। और ज्यादातर, एक पॉइंट यहाँ पे मिसिंग है, आप चाहे तो लिख सकते हैं, यहाँ पर ज्यादातर फोर्टिफाइड बिल्डिंग्स होती थी, मतलब चारों तरफ से उसका पूरा बाउंड्री वॉल होता था, इसे बोलते थे सिटाडल, ठीक है। और जो लोअर टाउन था वो ईस्ट की तरफ होता था, यहाँ पे नॉर्मल पब्लिक रहती थी, ठीक है।
यहाँ पे सड़कें जो हैं वो 90 डिग्री एंगल्स पे कटती थी। आपने ये सब कुछ पढ़ा होगा, जब आप प्रीलिम्स के लिए पढ़ते हो तब आप ये सब कुछ पढ़ते हो। अब हम सैलिएंट आर्किटेक्चरल फीचर्स की बात करते हैं। सबसे पहला है अर्बन प्लानिंग एंड ग्रिड पैटर्न। हमें पता है कि मोहनजोदारो हो गया, हड़प्पा हो गया, कालीबंगन राजस्थान में है जो धोलावीरा हो गया, यहाँ पर सारा ग्रिड आयरन पैटर्न देखने को मिलता था कि जो सड़कें हैं वो अपने आप को 90 डिग्री एंगल्स पे एक दूसरे को कट करती थी, विद स्ट्रीट्स इंटरसेक्टिंग एट राइट एंगल्स। यहाँ पे मैंने अंडरलाइन भी कर रखा है। और इसको सेग्रीगेट किया गया था अर्बन प्लानिंग को, ऊपर डायग्राम भी बनाया सिटाडेल और लोअर टाउन में। दूसरा है स्टैंडर्डाइज्ड बिल्डिंग मटेरियल यूज किया जाता था। ऐसा नहीं है कि उसका कोई साइज वगैरह नहीं था, प्रॉपर साइज देखकर ही बिल्डिंग मटेरियल यूज किया जाता था। फॉर एग्जाम्पल बर्न्ट ब्रिक्स जो यूज की जाती थी वो 1:2:4 की रेशियो में होती थी। ऑल्सो मड ब्रिक्स भी और स्टोन्स भी कहीं कहीं पर यूज किए गए हैं। और बेक्ड ब्रिक्स की जो ड्रेन्स है ना, जो आपकी जो ड्रेनेज होती है उसकी लाइनिंग बेक्ड ब्रिक्स से की गई थी। ठीक है, पब्लिक आर्किटेक्चर पे आपको द ग्रेट बाथ हमें पता है मोहनजोदारो में मिला। ग्रेट बाथ भी इतनी ब्यूटीफुली इंजीनियर्ड था कि साइड में होल्स थे ताकि पानी का आउटलेट मिल सके, चेंजिंग रूम्स थे, देयर वर स्टेयर्स ताकि आप अंदर। अब ग्रेट बाथ को ऐसा बोला जाता था कि किसी बड़े इवेंट पे सब लोग आके वहां पर बेथ करते थे, तो वाटर टाइट ब्रिक्स थी ताकि पानी ना अंदर रिस जाए। ठीक है, ये सब ग्रेनरीज आपको पता है, ग्रेनरीज मिली थी हड़प्पा और मोहनजोदारो में, जहां पर जो आपके जो ग्रेन्स है उसके बचे हुए वो भी मिल गए थे। फोर्थ है प्राइवेट एंड रेजिडेंशियल बिल्डिंग्स। यहाँ पर आपको एक चीज देखनी है कि हमें 2 और 3 स्टोरीड हाउसेज के एविडेंसेस भी मिले हैं, जिससे हमें पता चलता है कि वर्टिकल एक्सपेंशन भी बिल्डिंग्स की हो रही थी। और साथ में जो डोर्स हैं वो साइड लेन में खुलते थे ताकि मेन स्ट्रीट के ऊपर, ठीक है, इंश्योरिंग प्राइवेसी। और घर के दरवाजे पिछली वाली गली में खुलते थे, ना कि मेन स्ट्रीट की तरफ। ठीक है, एडवांस्ड सैनिटेशन सिस्टम। सैनिटेशन सिस्टम इतना अच्छा था कि ड्रेनेज जो है वो बेक्ड ब्रिक्स के साथ, और मैंने यहाँ पे लास्ट में लिख दिया जिप्सम मोर्टार के साथ कवर्ड थी। रेगुलर इंटरवल्स पे इंस्पेक्शन मैनहोल्स थे ताकि साफ सफाई हो सके। इंडिविजुअल हाउसेस के खुद के बाथरूम और स्ट्रीट ड्रेन्स के साथ कनेक्टेड थे, जिसका मतलब सिविक सेंस आपको दिखाई दे रही है, सिविक कंसर्न दिखाई दे रहा है। और टाइडल आर्किटेक्चर, आपको पता है लोथल का जो डॉकयार्ड है वो बड़ा फेमस है। यहाँ से कार्नेलियन बीड्स हो गया, बहुत सारा हम ट्रेड करते थे मेसोपोटामिया वगैरह के साथ। ठीक है, ये सब बहुत फेमस है हड़प्पन सिविलाइजेशन के आर्किटेक्चर के बारे में। देयरफॉर इन हड़प्पन वर्ल्ड आर्किटेक्चर वाज वोवन इनटू फैब्रिक ऑफ एवरीडे लाइफ। कि हड़प्पन सिविलाइजेशन की जो दुनिया थी ना, उसका आर्ट एंड आर्किटेक्चर रियलिज्म के अंदर बेस्ड था। एवरीडे लाइफ की जरूरतों पे उसको इजी बनाने में उसका फैब्रिक था। सीमलेसली फ्यूज्ड फंक्शनैलिटी विद द एस्थेटिक ग्रेस, है ना, कि आपने फंक्शनैलिटी उसकी यूटिलिटी का ध्यान देते हुए और उसके साथ साथ आपने उसकी एस्थेटिक जो ब्यूटिफिकेशन है उसका भी ध्यान दिया। एज इन ड्रेन्स कवर्ड हैं, ग्रेट बाथ भी बना हुआ है, ये सब कुछ। मूविंग ऑन, नेक्स्ट सवाल देखते हैं। यह है 2024 का सवाल चोलास के ऊपर। दो द ग्रेट चोलास आर नो मोर, देयर नेम इज स्टिल रिमेंबर्ड विद ग्रेट प्राइड बिकॉज ऑफ देयर हाईएस्ट अचीवमेंट इन डोमेन ऑफ आर्ट एंड आर्किटेक्चर। कमेंट। दिस इज अ 15 मार्क का क्वेश्चन और इसका कॉन्टेक्स्ट ये था कि सेंगोल प्लेस किया गया था। अब मैंने यहाँ पर थोड़ा चेंज किया है, आप चाहें तो स्टैटिक का इंट्रो भी लिख सकते हैं। मैंने यहाँ पे करंट वाला इंट्रोडक्शन लिख दिया 2024 के कॉन्टेक्स्ट से। यहाँ पे इन्होंने बोला कि ग्रेट चोलास अब तो नहीं है, लेकिन फिर भी आज भी उनको याद किया जाता है विद द ग्रेट प्राइड, क्योंकि उन्होंने इतना अचीव किया आर्ट एंड आर्किटेक्चर में। तो मैंने क्या किया है, करंट बेस्ड इंट्रोडक्शन ही थ्रो कर दिया। इंस्टॉलेशन ऑफ हिस्टोरिक सेंगोल इन इंडियाज न्यू पार्लियामेंट, ठीक है, बहुत कंट्रोवर्सी हुई थी, इस पर बहुत बात हुई थी। एंड 27 फुट अष्टधातु नटराज, अष्टधातु मतलब 8 धातुओं का, 8 मेटल्स का बना हुआ नटराज। आपको पता है शिव का डांसिंग पोस्टर जो है दैट इज नटराज, आपके नितिन सिंघानिया में बना भी हुआ है। उसके पीछे जो स्नेक है वो कुंडलिनी शक्ति दिखाती है, नटराज का पोस्टर। ठीक है, एट 2023 G20 समिट हाईलाइट करता है कि चोला डायनेस्टी आज भी इंडिया के सिविलाइजेशनल आर्किटेक्चर का एक बहुत बड़ा सिंबल है। ठीक है, ये मैंने इसका क्या किया, करंट बेस की G20 में अष्टधातु नटराज था और पार्लियामेंट में सेंगोल स्थापित किया गया था। तो ये अब हम चोला के, मैंने क्या किया है, इसको 15 मार्क्स का क्वेश्चन है, मैंने पूरा इसको सेग्रीगेट कर दिया, आर्ट अलग कर दिया है और आर्किटेक्ट अलग। चोला का आर्ट अचीवमेंट देखो, सबसे पहले है ब्रॉन्ज स्कल्पचर्स, जहाँ पे लॉस्ट वैक्स टेक्निक जिसका नाम सिरे पर्ड्यू भी है वो यूज करके नटराज का स्कल्पचर बनाया गया, जिन्हें कॉस्मिक डांसर भी बोला जाता है। सिंबलाइज करता है रिदम ऑफ यूनिवर्स, उसके पीछे सांप बना हुआ
हुआ है, जो कुंडलिनी शक्ति की जो शक्ति है वो राइज होके ऊपर शिव से मिलती हैं, ये सब कुछ आपकी बुक के अंदर लिखा हुआ है। बट आपको यहाँ पे याद रखना है मेंस है, आपको रेफरेंसेस थ्रो करने, पूरा समझाएंगे तो आपका खत्म हो जाएगा सवाल। दूसरा है डायनामिक एक्सप्रेशन, हमें देखने को मिलता है कि ग्रेस, मूवमेंट, स्पिरिचुअल सिंबलिज्म, जैसे कि त्रिभंग पोस्चर, ठीक है, चोला के ब्रॉन्ज में देखने को मिलता है। उसके बाद है डांस एंड म्यूजिक, फॉर्मलाइजेशन किस चीज की हुई, भरतनाट्यम की। उसके बाद थेवरम गाया जाता है, ये शैवाइट हीम है। ये सब लिटरेचर, ये सारा आर्ट है ना। लिटरेचर में क्या देखने को मिलता है कि चोलास का जो पीरियड है वो ऐसा माना जाता है कि तमिल लिटरेचर का गोल्डन एरा है वो, ठीक है। यहाँ पर काम्बन रामावतारम या फिर काम्बन रामायण जो है वो प्रोड्यूस हुई थी, और एपिक पेरिया पुराणम बाय सेखिजार विच डॉक्यूमेंटेड लाइव्स ऑफ 63 नायनर्स। भूलना नहीं है यहाँ पे, ये जो है ये इंपीरियल चोलास हैं, ये चोला चेरा पांड्या वाले चोलास नहीं है। आधी जनता कंफ्यूज होती है यहाँ पर। वो जो चोला चेरा पांड्याज हैं वो साउथ इससे पहले के हैं वो, और जो छोटी वाली थी वो नीचे साउथ में आई थी, ये इंपीरियल चोलाज हैं। कभी आप वो जो संगम लिटरेचर है उसकी तरफ मत चले जाइएगा, याद रखिएगा यहाँ पे। फिफ्थ है पेंटिंग्स, इनर सैंक्टम ऑफ थांजावुर टेम्पल कंटेन्स फ्रेस्कोज दैट डिपिक्ट लाइफ ऑफ राजा राजा वन, है ना। आपने पढ़ा होगा इंपीरियल चोलाज में राजा राजा वन है, राजेंद्र वन है, ये सब रूलर्स थे। तो थांजावुर टेम्पल का जो इनर सैंक्टम सेंक्टोरम है वहां पे फ्रेस्को पेंट हो रखा है, जहां पे राजा राजा वन की लाइफ डिपिक्ट की गई है। और आर्ट में क्या आता है, कॉइनेज एंड ज्वेलरी, चोला का गोल्डन कॉपर कॉइन्स जो है उसके ऊपर सीटेड टाइगर का एम्बलम था रिप्रेजेंटिंग देयर डोमिनेंस। यहाँ पर मुझे एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज याद आती है, जब भी हम प्रीलिम्स के लिए भी प्रिपेयर करते हैं ना, तब हम कॉइनेज के चैप्टर को बहुत लाइटली लेते हैं। बट मैं आपको एक चीज बता रही हूँ, कमिंग फ्रॉम द एक्सपीरियंस, आप स्टेट सर्विसेज का पेपर दें या यूपीएससी का, कॉइनेज वाला चैप्टर बिल्कुल छोड़ के ना जाएं। वो आपको या तो कहीं ना कहीं, आपने देखा होगा 2026 में भी देयर वाज अ क्वेश्चन, वो इनडायरेक्टली वहां से सॉल्व हो रहा था, और साथ ही साथ आपको मेंस में तो मदद करेगा ही। सो डोंट लीव दैट चैप्टर। कॉइनेज वाला चैप्टर अच्छे से पढ़े, थोड़ा थोड़ा याद कर लें कि इस टाइम पर इस कॉइन पे ये वाला आया हुआ था। जैसे अगर मैं आपसे पूछूं कि लक्ष्मी विष्णु सबसे पहले जो इकट्ठे किसके पीरियड पे कॉइन पर दिखे थे, तो आप ये वाला जवाब नहीं दे पाएंगे अगर आप पढ़ेंगे नहीं ये बात, ठीक है। देन चोला आर्किटेक्चर की बात करते हैं। हमें पता है जो द्रविडियन आर्किटेक्चर है, टेम्पल आर्किटेक्चर, वो अपने जेनिथ पे पहुंचा था चोलास के टाइम पे। एग्जाम्पल है बृहदेश्वरा टेम्पल, बहुत सारे टेम्पल्स हैं, आप कोई भी जो आपकी बुक में लिखा है आप इजीली जो याद कर सकते हैं वो ही लिखें। देन कंसेप्ट ऑफ विमाना, ठीक है, आपको पता है चोलास का जो द्रविडियन स्टाइल था उसके ऊपर शिखर नहीं था, विमाना था, ठीक है। टावर ओवर सैंक्टम, जो बेसिकली जो मेन सैंक्टम सेंक्टोरम था उसके ऊपर शिखर की बजाय विमाना था। थांजावुर विमाना जो है वो बड़ी फेमस है, 216 फीट का है, 80 टन का उसके ऊपर मोनोलिथिक शिखर रखा हुआ है। देन सिविल इंजीनियरिंग वर्क, हमें पता है बहुत सारे वाटर मैनेजमेंट, द्रविडियन स्टाइल में वाटर टैंक्स की बड़ी इंपॉर्टेंट है, नागरा में देखने को नहीं मिलती। एग्जाम्पल है कालानाई ग्रैंड एंशिएंट फॉर वाटर मैनेजमेंट, ठीक है। देन फोर्थ है स्कल्पचरल ऑर्नामेंटेशन, एक्सटेंसिव कार्विंग्स ऑफ द्वारपाला। आपको पता है ना द्रविडियन स्टाइल में टेम्पल के बाहर, सैंक्टम के बाहर, मेजर जो गेट होता है उसके बाहर आपको द्वारपाल दो ऐसे स्कल्पचर खड़े हुए मिलते हैं, कि ऐसे बोलते हैं कि जैसे बॉडी गार्ड होते हैं, गार्ड्स होते हैं बिल्डिंग के, वैसे द्वारपाल डीटीज एंड माइथोलॉजिकल फिगर्स। नेक्स्ट है कि जो चोला का आर्किटेक्चर है वो लेटर डायनेस्टीज के लिए मॉडल बना, क्योंकि इनका जो इन्फ्लुएंस है वो पांड्यास के ऊपर, विजयनगर एम्पायर के ऊपर देखने को मिला। अब क्योंकि उन्होंने बोला था कि हम अभी भी भूल नहीं पाए हैं, तो मैंने यहाँ पर ऐड किया है लिविंग लेगेसी। मैं चाहती तो सेंगोल और अष्टधातु नटराज यहाँ पर भी ऐड कर सकती थी, बट मैंने वो इंट्रोडक्शन में लिख दिए थे, इसीलिए यहाँ पर मेरे पास सिर्फ 2 पॉइंट रह गए। चाहे आप एक और काम कर सकते हो, इफ यू वांट टू प्ले स्मार्ट, चेंज द इंट्रोडक्शन, पुट बोथ ऑफ दीज हेयर, तो आपके पॉइंट्स बढ़ जाएंगे अगर स्पेस बची। वैसे स्पेस खत्म ही हो गई थी ऑलमोस्ट, ठीक है। तो पहला देखो, इंस्टीट्यूशनल हेरिटेज रिवाइवल 2023 मलिगाय मेदू एक्सकावेशन यील्डेड 461 एंटिक्विटीज प्रमोटिंग तमिलनाडु टू इनिशिएट 22 करोड़ चोला म्यूजियम। 22 करोड़ रुपए लगा के चोला म्यूजियम बनाया, क्योंकि इतने एंटीक पीसेस निकले थे इस मालिगमेदु एक्सकवेशन से। ये सब न्यूज़ आप पूछेंगे कहाँ पर आती है, ये हिंदू में ही आती है, आपको देखना पड़ेगा। अगर आप डेली अखबार में पढ़ेंगे आपको कुछ ना कुछ जरूर मिलेगा। यूनेस्को लिविंग टेम्पल, आपको पता है हड़प्पा की भी इतनी आती रहती है, कार्बन डेटिंग में कुछ ना कुछ नया मिलता है, जरूर आपको देखने को मिल जाएगा। सेकेंड है यूनेस्को लिविंग टेम्पल, जो ग्रेट लिविंग चोला टेम्पल है, वो ग्लोबल अक्लेम, 1000 साल पुराना अगामिक वर्शिप रिचुअल वहां पे फॉलो
किया जाता है। Therefore, in words of James Ferguson, again I have used an historian, Chola artists conceived like giants and finished like jewelers, कि उन्होंने giants की तरह आइडिया कंसीव किए थे और उन्होंने जूलर्स की इतनी अमेजिंग ब्यूटिफुल इंट्रिकेटली डिजाइन ज्वेलरी जैसे जूलर्स बनाते हैं वैसे उन्होंने अपना काम खत्म किया है, जो आज भी एंटीक के तौर पे हमारे पास अवेलेबल एज अ कल्चरल हेरिटेज। नेक्स्ट है 2024 का ये सवाल ऑन पल्लवाज। एस्टिमेट द कंट्रीब्यूशन ऑफ पल्लवाज ऑफ कांची फॉर डेवलपमेंट ऑफ आर्ट एंड लिटरेचर ऑफ साउथ इंडिया। अब आपको समझ में आ रहा होगा कि आर्ट एंड कल्चर में कल्चर के भी बराबर के सवाल हैं। ज़्यादातर दुनिया आर्ट एंड आर्किटेक्चर पे निपट जाती है, ये वाली गलती नहीं करनी है, लिटरेचर अच्छे से प्रिपेयर करना है आपने, ठीक है। यहाँ पर भी देखो पल्लवाज ऑफ कांची के बारे में यहाँ पर इन्होंने क्या पूछा है, आर्ट और लिटरेचर, आर्किटेक्चर तो पूछा ही नहीं है, तो यहाँ पर ध्यान रखना है। पल्लवास ऑफ कांची देखो 275 से 897 सीई रेन marked the transition from rock cut architecture to structural temples। हमने देखा कि रॉक कट आर्किटेक्चर से मूव करके हम स्ट्रक्चरल टेम्पल्स की तरफ चले गए और इन्होंने ही जो द्रविडियन स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर है उसकी आई वुड से नींव रखी थी, उसका बेसिकली फाउंडेशन रखा था। और ऊपर हमने क्या पढ़ा कि द्रविडियन स्टाइल जेनिथ पे पीक पे कब पहुंचा था, इंपीरियल चोलास के टाइम पे, तो ये बात याद रखनी है। अब मैंने यहाँ पर क्या किया है, आर्ट आर्किटेक्चर लिटरेचर सब कवर कर दिया, ठीक है। अच्छे से देखो आर्किटेक्चर में मैंने क्या किया है, एवोल्यूशन आपके एज इट इज आपके नितिन में दे रखी है। पहले महेंद्र वर्मन, नरसिम्हा वर्मन, राजसिम्हा, नंदी वर्मन, पहले रॉक कट केव्स आए, फिर मोनोलिथिक रथ आए, फिर स्ट्रक्चरल टेम्पल्स। यहाँ पर मैंने साइड में एग्जाम्पल लिख दिए कि भाई महाबलीपुरम, आपको पता है ममलापुरम या महाबलीपुरम पंचरथ हैं, ठीक है, 5 रथ हैं और महाभारत के नाम पे 5 रथ हैं, आपको पता होगा। शोर टेम्पल है, ये यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, नितिन की बुक में आपके बॉक्स में भी दे रखा है। कांचीपुरम में कैलाशनाथ टेम्पल है जो कि नरसिम्हा वर्मन टू ने, और याद रखिएगा एक कैलाशनाथ एक अलग भी है, आई वुड से अगर आपको याद हो, जो आई थिंक कृष्णा वन ने बनवाया, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, वो आपको अजंता एलोरा केव्स में लिखा हुआ मिल जाएगा पॉइंट, तो कंफ्यूज मत करिएगा। ये नरसिम्हा वर्मन टू का कैलाशनाथ टेम्पल कांचीपुरम वाला है। एक चीज याद रखिएगा, एंशंट में सबसे ज्यादा बच्चों को दिक्कत क्या आती है, जो ये डायनेस्टीज हैं ये भी बहुत अलग अलग जगह है, जैसे एक चोला है चोलाचेरा पांड्या वाले, एक इंपीरियल चोलाज हैं, पल्लवाज हैं कांची के, एक और जगह पल्लवाज हैं, तो ये कंफ्यूज मत होइएगा, यहाँ पर अच्छे से कवर कीजिएगा। और टेम्पल्स के साथ भी ऐसा ही है, बहुत सारे टेम्पल 2-2 नाम है, सेम और अलग अलग जगहों पर अलग अलग राजाओं ने बनवाए हुए हैं, तो डोंट गेट कंफ्यूज्ड। इसमें एक पेज पे अगर कहीं पर भी लग रहा है आपको कि डबल डबल हो रहा है, इसको लिख के रख लीजिए। स्कल्पचर की बात करते हैं, आर्ट के अंदर स्कल्पचर सबसे पहले कि बेसिक रॉक कट टेक्निक। रॉक कट टेक्निक क्या होती है, एक पत्थर होता है, बड़ा सा रॉक होता है, उसके अंदर आप उसको तोड़ तोड़ के नकाशी करके कार्विंग करके आप उसका एक स्कल्पचर बना देते हैं, दैट इज रॉक कट, है ना। लेकिन वहां से मूव करके आप रिफाइंड कार्विंग्स की तरफ आए, जहां पर आप बहुत छोटे छोटे इंट्रिकेसी भी देख रहे हैं। एग्जाम्पल है डिसेंट ऑफ गैंगीज, अर्जुनास पेनेंस एट महाबलीपुरम और केव टेम्पल्स एट महेंद्रवाड़ी, ठीक है। फिर आता है म्यूजिक। आर्ट पूछा है तो सारा ही बताना है। महेंद्र वर्मन 1 जो है वो बहुत ही म्यूजिक के शौकीन थे, और ये देखने को मिला हमें रॉक इंस्क्रिप्शंस के अंदर इन कुद्योमिलाई म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट सच एज यजाई, मृदंगम आपने सुना होगा, वर इंट्रोड्यूस्ड। अब आता है लिटरेचर, जो कि एक्सप्लिसिटली क्वेश्चन में पूछा हुआ था। पल्लवास जो है वो संस्कृत और तमिल के पैटर्न्स थे। दांडिन इस टाइम पर एक ऑथर थे, इन्होंने लिखी थी दश कुमार चरित्र एसोसिएटेड विद पल्लवा कोट। फिर महेंद्र वर्मन ने भी एक वर्क लिखा था मट विलासा प्रहसाना, ये एक सटायर है, प्ले रिटन इन संस्कृत। फिर तिरुमुराय की शेवाइट टेक्स्ट है, ये शैविज्म का लिखा हुआ, 12 बुक्स हैं इसके अंदर। पहली जो 7 बुक्स हैं उसे तेवरम बोलते हैं, जिसको ऑथर किया था सुंदरर, संबांदर एंड अपार। टेंशन मत लो, ये सब कुछ आप प्रीलिम्स के टाइम पे पढ़ते हो अगर फाउंडेशन ढंग से कवर किया है। और नेक्स्ट है नलारिया दिव्या प्रबंधम, ऑल्सो नोन एज द्रविड़ा वेदा या फिर 5th वेदा। हमारे यहाँ पे तो संस्कृत में तो 4 ही वेद है ना, आपको पता होगा, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। यहाँ पे इसको द्रविड़ा वेद और या फिर 5th वेद माना जाता है। नलारिया दिव्या प्रबंधम, ये वाले पॉइंट्स ना वैसे प्रीलिम्स के लिए भी आपको पता होने चाहिए। जैसे ये वाला जो पॉइंट है ना तिरुमुराय वाला, कि पहली 7 किताबों को तेवरम बोलते हैं और लिखी इन्होंने थी, ये बड़े इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं प्रीलिम्स के लिए भी।
Therefore, Pallavas left a lasting legacy that not only influenced the succeeding Cholas and Vijayanagar. मतलब मैंने बताया ना आपको कि पल्लवास ने फाउंडेशन रखी थी द्रविडियन स्टाइल की, तो उसका लास्टिंग इम्पैक्ट हुआ किसके ऊपर, विजयनगर के ऊपर, और चोलास पे तो चलो जेनिथ पे ही पहुंच गया था, बट ऑल्सो स्प्रेड देयर कल्चरल इन्फ्लुएंस टू साउथ ईस्ट एशिया। ठीक है, देखो एक चीज आपको यहाँ पर ऑब्जर्व हुई होगी कि जब हम बाकी मेंस के सब्जेक्ट पढ़ते हैं ना तो काफी एनालिटिकल माइंड यूज होता है। ऑन दी अदर हैंड हिस्ट्री जो है, या फिर आई कैन से दिस फॉर पॉलिटी एज वेल टू सम एक्सटेंट, दैट यहाँ पे एनालिटिकल माइंडसेट के बजाय ना थोड़ा सा ज्यादा आई वुड से फैक्चुअल या याद करने वाला ज्यादा है। जैसे पॉलिटी में भी आप प्योरली फैक्चुअल पर नहीं जाते हो, वहां पर भी थोड़ा एनालिटिकल माइंड आपका एक्टिव रहता है, बट जैसे क्वेश्चन आ गए यूएस और इसके इंडिया के प्रेसिडेंशियल इलेक्शन के बीच में डिफरेंस, तो वो थोड़ा सा याद करने वाला ही हो जाता है। हिस्ट्री तो पूरी फैक्चुअल है, यहाँ पे एनालिटिकल माइंड है ही नहीं। आपने अगर ढंग से प्रिपेयर कर रखा है आपको क्वेश्चन आते होंगे। ठीक है, अब आ जाओ 2024 के अगले सवाल पे। अंडरलाइंग द चेंजेस इन फील्ड ऑफ सोसाइटी एंड इकोनॉमी फ्रॉम ऋग्वेदिक टू लेटर वैदिक पीरियड। प्रीलिम्स के अंदर सोसाइटी एंड सोशल लाइफ ऑफ वैदिक पीरियड से सवाल नहीं आते क्योंकि ये पूरा मेंस का ही पार्ट बनता है, तो यहाँ से आप मेंस में क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हो। 2024 में भी आया है। यहाँ पे ये बोला गया है कि ट्रांजिशन फ्रॉम ऋग्वेदिक टू लेटर वैदिक विटनेस द ग्रेजुअल शिफ्ट। जब हम अर्ली वैदिक पीरियड, अर्ली आपको पता होगा ये जो वैदिक पीरियड है ये कैसे डिवाइडेड है। अर्ली वैदिक पीरियड में एक वेद ऋग्वेद लिखा गया था और बाकी बचे हुए 3 वेद लेटर वैदिक पीरियड में लिखे गए थे। इसके अकॉर्डिंग ये 2 पीरियड्स बने हुए हैं। जब हम ट्रांजिट करते हैं ऋग्वेदिक से लेटर वैदिक पीरियड की तरफ, तो हम नोमैडिक पेस्टोरल लाइफ से एक सेटल्ड एग्रीकल्चर लाइफ की तरफ मूव कर रहे हैं। कहां पर? इंडो गैंगेटिक प्लेन्स पर। अब मैंने इसको क्या किया है, 2 पोर्शन में बांट दिया है, सोसाइटी समाज में बदलाव और इकोनॉमी में बदलाव, और इसको पूरा टेबल फॉर्मेट में लिख दिया ताकि देखो एक चीज समझो, एग्जामिनर की तरह आंसर लिखोगे तो कभी उसको ये पढ़ने में कितना आसान है, और अगर मैं इसको जैसे मैंने यूजुअल ऊपर वाले आंसर्स लिखे हुए हैं पॉइंटर फॉर्मेट में, वहां पे वो कंपैरिजन ढूंढने बैठेगा, तो आपको एग्जामिनर के लिए आसान काम करना है। लेकिन एक चीज याद रखिएगा, ये टेबल बनाने में प्लीज हौश पौश मत करिएगा। खुला देखो कितना टेबल है, हर एक वर्ड क्लियरली आपको दिखाई दे रहा है। ये ना हो कि आप टेबल बनाने के चक्कर में बिल्कुल ही हौश पौश कर दें और इसमें भी एग्जामिनर ढूंढ रहा है। तो क्लैरिटी ऑफ रिप्रेजेंटेशन होनी बहुत ज्यादा जरूरी है। यहाँ पे पहला पॉइंट देखो, सोशल स्ट्रैटिफिकेशन। ऋग्वेदिक पीरियड में हमारे यहाँ पर सोशल मोबिलिटी हायरार्की, नॉट मोबिलिटी, हायरार्की एज इन जो सोशल लेयरिंग है कि ये ऊपर वाले लोग हैं, ऊपर वाला तबका है, नीचे वाला तबका है, ऐसा नहीं था। सोशल स्ट्रक्चर बड़ा ही फ्लेक्सिबल और फ्लूइड था, सबको पूरा सम्मान मिलता था। लेकिन लेटर वैदिक पीरियड में पुरुष सुक्ता लिखी गई जहाँ पर यह बोला गया कि ब्रह्मा के सर से ब्राह्मण, आपके शोल्डर से क्षत्रिय, थाई से वैश्य और पैर से शूद्र आए हैं, जिसकी वजह से उनको ये हायरार्की को रिजिड बना दिया गया और उससे प्योरिटी और पोल्यूशन भी अटैच कर दिया गया। इसका मतलब जो ये वर्ण सिस्टम है इसकी प्रॉपर फॉर्मलाइजेशन लेटर वैदिक में हुई थी। पहला बदलाव ये हुआ। फिर वुमेन की पोजीशन की बात करते हैं। फीमेल्स अर्ली वैदिक पीरियड में बड़ा अच्छा हायर स्टेटस एंजॉय करती थी। ऐसा बोला जाता था कि बिना फीमेल्स के कोई भी रिलीजियस कार्य भी आप कर रहे हो ना तो वो कंप्लीट नहीं है। तो एजुकेशन हो, रिलीजन हो, हर जगह इक्वल पार्टिसिपेशन देखी जाती थी। जैसे कि एग्जांपल गार्गी और मैत्री हैं बड़ी फेमस, ये लोग डिबेट्स में भी पार्टिसिपेट करते थे। लेकिन जैसे जैसे लेटर वैदिक पीरियड आया, पूरी सोसाइटी पेट्रियार्कल की तरफ शिफ्ट कर गई, पेट्रियार्कल नॉर्म्स और ज्यादा एंट्रेंच होते गए और इसी टाइम पे चाइल्ड मैरिज जैसी चीजें भी देखने को मिली। तीसरा बदलाव आया रिलीजियस प्रैक्टिसेस में। जब हम अर्ली वैदिक पीरियड में थे तो हम नेचर रिलेटेड गॉड्स को मतलब उनकी पूजा करते थे, जैसे कि वरुण देव हो गए, इंद्रदेव, अग्निदेव, फायर, ठीक है, जो जिसका मतलब हमारा ध्यान जो है हमारी पर्सनल प्लेयर्स पे रहता था, या फिर हम फायर रिचुअल्स भी करते थे, यज्ञ वगैरह। लेकिन जब हम लेटर वैदिक पे गए ना, ये सारे, अब ये देखो ये तो नेचर गॉड है, ये सारा रिचुअल सारा कॉम्प्लेक्स ही हो गया। अब हम सैक्रिफाइसेस की तरफ चले गए, एनिमल सैक्रिफाइस, अश्वमेध यज्ञ, आपको पता है कि घोड़ा भागेगा, जहां जहां जाके वो रुकेगा वहां तक टेरिटरी मेरी, राजसूय यज्ञ हो गया। तो हम सैक्रिफाइसेस वगैरह की तरफ चले गए, एंड में उस हॉर्स को सैक्रिफाइस कर दिया जाता था। फिर पॉलिटिकल चेंजेस देखो, गवर्नेंस जो है ट्राइबल असेंबली, सभा समिति जैसी मैनेज करती थी। लेकिन ये जो लेटर वैदिक पीरियड है, यहाँ पर असेंबलीज रिप्लेस होकर, आपको पता ही है, इसके बाद महाजनपद का राइज हो गया था। आई वुड से सबसे पहले तो जन आए थे, फिर जनपद, फिर महाजनपद बने थे, 16 महाजनपद बने थे। तो ये असेंबलीज जो है इसको मोनार्की ने रिप्लेस कर दिया था, राजा आ गए थे।
ठीक है, अब इकोनॉमी की बात करते हैं। ऋग्वेदिक के टाइम पे पहले प्राइमरी ऑक्यूपेशन क्या होता था, यहाँ पर एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, आपने सुना होगा अपने पेरेंट्स ग्रैंड पेरेंट्स को बात करते हुए कि आज भी अगर वो पैसा कमाते हैं वो कहते हैं इन्वेस्ट किस में करो, जमीन में करो, है ना, लैंड में करो। अब उसका इकोनॉमिकल पर्सपेक्टिव तो आज के टाइम पे अलग है कि भाई हाँ चलो फ्री स्पेस नहीं है, लैंड आगे आगे, क्योंकि डिमांड बढ़ती जाएगी, कम होगी तो महंगी बढ़ती होती जाएगी, वो तो एक फैक्टर है ही है। बट आपके पेरेंट्स ग्रैंड पेरेंट्स की सोच क्या है कि एक बंदा रसूखदार या फिर रिच कैसे कहलाता है, जिसके पास जितनी गज जमीन हो, ज्यादा जमीन हो, है ना। लेकिन इस जमीन से भी पहले एक फैक्ट होता था कि जिनके पास ज्यादा कैटल होगी, इसे गविष्टि बोला जाता था, कैटल को, कैटल वेल्थ, ठीक है, कैटल जिसके पास ज्यादा होगी ना उसको ज्यादा अमीर माना जाएगा। वो कैटल से फिर लैंड, और लैंड के बाद आज हम अलग सफेयर पे आ गए कि चलो आज गोल्ड वगैरह भी हो गया, ठीक है। तो प्राइमरी ऑक्यूपेशन पैस्टरलिज्म होता था, और कैटल जो है वो प्राइमरी मेजर ऑफ वेल्थ होती थी कि जिसके पास ज्यादा कैटल होगी वो उतना अमीर होगा। लेटर वैदिक में हम पैस्टरलिज्म से, मतलब ये जो गाय चराने और ये वाला जो है, इससे हम एग्रीकल्चर की तरफ आ गए थे, साथ साथ आयरन टूल्स भी इंट्रोड्यूस हो गए थे, प्रोडक्टिविटी जो एनहांस कर रहे थे। अब लैंड ओनरशिप वही है, प्राइवेट प्रॉपर्टी का कंसेप्ट अर्ली वैदिक टाइम पे बिल्कुल नहीं था, कम्युनल ओनरशिप, विलेज ओनरशिप थी लैंड की, लेकिन प्राइवेट लैंड ओनरशिप एमर्ज हुई आपकी लेटर वैदिक पीरियड में। कैटल एक्सचेंज, वही बात मैं बोल रही हूँ, कैटल एक्सचेंज होता था अर्ली वैदिक पीरियड में, और फिर उसके बाद ट्रेड नेटवर्क्स बढ़ गए, कॉइन, निष्खा वगैरह जो है लेटर वैदिक पीरियड में इंट्रोड्यूस हो गए थे। कॉइन पर यूपीएससी पहले भी सवाल पूछ चुकी है। देयरफॉर दीज चेंजेस कलेक्टिवली मार्क्ड ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम सिंपल इगैलिटेरियन सोसाइटी। अर्ली वैदिक सोसाइटी कैसी थी, सिंपल, कोई कॉम्प्लेक्सिटी नहीं, इगैलिटेरियन मतलब इक्वल, कोई रिजिड सोशल स्ट्रक्चर नहीं, सब फ्लेक्सिबल हैं, फीमेल्स को इक्वल पावर है, ये सब कुछ, से हम मूव करके कॉम्प्लेक्स हायरार्किकल ड्यूरिंग लेटर वैदिक की तरफ चले गए। हायरार्की हमने वही वर्ण सिस्टम फॉर्मलाइज कर दिया, फीमेल्स का स्टैंडर्ड गिरा दिया, तो हमारा मूवमेंट ऐसा हुआ है, ठीक है। सिंपल सा क्वेश्चन था, इजीली देखो, अगर आप प्रेजेंटेशन सही रखोगे तो आपके खुद भी क्लैरिटी ऑफ थॉट रहेगा, एग्जामिनर को भी वही आपकी एनर्जी ट्रांसफर होगी जो आप उसके आंसर शीट पे दिखेगी कि बच्चे को कितना क्लैरिटी ऑफ थॉट है, कि उसको एक एक पॉइंट बिल्कुल क्लियरली दिख रहा है उसको कि ये हुआ है, ये हुआ है, ये हुआ है। अगर आप इसको पॉइंटर फॉर्मेट में लिखेंगे तो उसको ढूंढना पड़ेगा। आपने आंसर वैसे लिखना है कि आप खुद एग्जामिनर हो, तो आप अपने लिए कैसे उसको आसान करोगे। नेक्स्ट आ जाओ, 2023 का ये सवाल देखो, What were the major technological changes introduced during Sultanate period? How did those technological changes influence Indian society? This is a good question, 15 marks का question है। यहाँ पे इन्होंने टेक्नोलॉजी पे सवाल पूछ लिया कि दिल्ली सल्तनत के टाइम पे, मिडाइवल से क्वेश्चन है यहाँ पर, कि दिल्ली सल्तनत के टाइम पे कौन से टेक्नोलॉजिकल चेंजेस आए और उस टेक्नोलॉजिकल चेंजेस ने इंडियन समाज सोसाइटी के ऊपर क्या इम्पैक्ट डाला। चलो अभी हम दिल्ली सल्तनत के बारे में इंट्रोडक्शन लिखते हैं कि दिल्ली सल्तनत जो है वो 1206 से 1526 सीई तक थी। आपको पता ही है दिल्ली सल्तनत की 5 डायनेस्टीज, जो कि दिल्ली सल्तनत को किसने एस्टैब्लिश किया था, कुतुबुद्दीन ऐबक ने, उसके बाद इल्तुतमिश आए थे आफ्टर डिक्लाइन ऑफ घुरिद पावर, ठीक है। मार्क द बिगिनिंग ऑफ न्यू फेज ऑफ टेक्नोलॉजिकल डिफ्यूजन एंड इंस्टीट्यूशनल ट्रांसफॉर्मेशन। ऑब्वियसली एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स भी हुए, आपको पता ही है, जो आप इसकी बात करते हैं, इवन तुगलक ने बड़े अच्छे रिफॉर्म्स किए थे। आपकी जो पद्मावत फिल्म बनी हुई है उसके अंदर जिसको विलन बनाया गया है वो बहुत वेल नोन है फॉर मार्केट रिफॉर्म्स, अगर आपने ढंग से पढ़ा होगा। तो जब ये दिल्ली सल्तनत आई थी तो टेक्नोलॉजिकल डिफ्यूजन और इंस्टीट्यूशनली ट्रांसफॉर्मेशन शुरू हुई थी। क्वेश्चन टेक्नोलॉजिकल चेंज पे है। टेक्नोलॉजिकल चेंज में सबसे पहले लिखा है एग्रीकल्चर। सबसे पहले आया यहाँ पे पर्शियन व्हील, जिसे साकिया बोलते थे। इसने क्या किया, इरिगेशन की एफिशिएंसी और वाटर लिफ्टिंग आसान कर दिया। आपने देखा होगा एक घूमने वाली पर्शियन व्हील थी, ठीक है, और पानी यहां से पिकअप करती थी और ड्रॉप, पानी और ड्रॉप। तो ये जो वाटर लिफ्टिंग और इरिगेशन की एफिशिएंसी बढ़ा दी थी। इंप्रूव्ड आयरन टूल्स एंड प्लो इनहैंस्ड प्रोडक्टिविटी। आयरन टूल्स आती, प्रोडक्टिविटी भी बढ़ी। फिर उसके बाद न्यू क्रॉप्स इंट्रोड्यूस किए गए फ्रॉम सेंट्रल एशिया एंड वेस्ट। एग्जाम्पल हो गया स्पिनच है, कैरेट है, ये सब इंट्रोड्यूस किए गए। अब आता है कॉइनेज। तो यहाँ पर देखा गया कि मेटालिक करेंसी, स्टैंडर्डाइज्ड मेटालिक करेंसी इंट्रोड्यूस की गई पहली बार। जैसे कि सिल्वर को टंका बोलते थे, कॉपर को जिट्टिल बोलते थे इल्तुतमिश के अंदर। ऑल्दो बाद में जो डिफरेंट डायनेस्टीज, डिफरेंट रूलर्स के अंदर कॉइन्स के नाम दूसरे थे। तो यहाँ पे मैंने इल्तुतमिश का एक एग्जाम्पल लिख दिया कि सिल्वर टंका एंड कॉपर जिट्टिल। टोकन करेंसी के साथ एक्सपेरिमेंट किया गया था विच वॉज अ मेजर फेलियर, हम सबको पता है। यहाँ पर मोहम्मद बिन तुगलक है, इन्होंने तो सारे कारनामे ही ऐसे किए हैं।
जिस पर आज तक हम इनका मजाक उड़ाते हैं, लेकिन हम ये बोलते हैं कि इनके प्लान्स बड़े अच्छे होते थे लेकिन इनकी इम्प्लीमेंटेशन बड़ी खराब थी। आप एग्जीक्यूट अगर ढंग से नहीं करेंगे ना प्लान, तो वो फेल ही होगा। तो मोहम्मद बिन तुगलक ने कॉपर टोकन लोगों ने घर में बनाने शुरू कर दिए थे, इस वजह से ये फेल हो गया था पूरा। ठीक है, तो टोकन करेंसी के साथ एक्सपेरिमेंट किया गया। अब मिलिट्री में टेक्नोलॉजिकल देखते हैं हम। पहला है कैवलरी वॉरफेयर इंट्रोड्यूस की गई, ठीक है, हॉर्सेज और माउंटेन आर्चर यूज करके। फिर कॉम्पोजिट बो, स्टिरप्स, चेन मेल आर्मर यूज किया गया। सेज इंजन, कैटापुल्ट वगैरह यूज हुआ, और गन पाउडर के साथ भी पहली बार एक्सपेरिमेंट किया गया। अब आर्किटेक्चर की बात करें, टेक्नोलॉजिकल चेंजेस आर्किटेक्चर में भी देखने को मिले। हमने डोम्स, वॉल्ट टेक्निक यूज करी लाइम मोटार के साथ। फिर हमने सिलेंडर मिनारेट्स, मिनारेट्स आपने देखा होगा जब भी आप दिल्ली सल्तनत की आर्किटेक्चर देखते हैं, बड़ी बड़ी मीनारें देखने को मिलती हैं आपको दिल्ली में। आज भी जो पुराना आर्किटेक्चर है, आपको ये सिलेंडर मिनारेट्स है ना देखने को मिलते हैं, मिनारेट्स। और फिर उसके बाद जाली वर्क, चाहे तो आप ना डायग्राम यहाँ पे भी बना सकते हैं, ठीक है। जाली वर्क आपने देखा होगा, विंडो की बजाय एक जाली सी होती थी, ठीक है। अर्बास्क्यू एंड कैलीग्राफी, चाहे ऐसे ऐसे करके पूरी कैलीग्राफी होती थी, ठीक है। आप चाहें तो साइड में ड्रॉ भी कर सकते हैं, ठीक है। कुतुब मीनार, अलाई दरवाजा इसका एग्जाम्पल है। फिर उसके बाद आगे टेक्नोलॉजी हमने देखी पेपर एंड बुक मार्किंग पे। जस्ट अ सेकेंड। पेपर एंड बुक मार्किंग पे देखो। अब इंट्रोडक्शन ऑफ पेपर मेकिंग टेक्नोलॉजी फ्रॉम सेंट्रल एशिया, इस्टेब्लिशमेंट ऑफ लाइब्रेरीज एंड मदरसाज, इस्लामिक स्कूल, ठीक है। तो इंट्रोड्यूस क्या हुआ, पेपर मेकिंग टेक्नोलॉजी सेंट्रल एशिया से, लाइब्रेरी और मदरसा वगैरह इस्लामिक स्कूल खोले गए। ये तो थे सारे टेक्नोलॉजिकल चेंजेस। अब हमें देखना है इन सबका इंडियन सोसाइटी पर क्या इन्फ्लुएंस हुआ। सबसे पहले तो अगर आप स्टैंडर्डाइज्ड मेटल करेंसी लेके आ रहे हैं, टोकन करेंसी, उससे क्या होगा, इकोनॉमी की मॉनेटाइजेशन होगी। वही पॉइंट यहाँ पे लिख रखा है। दूसरा, जैसे ही आपको पता है ग्रैंड ट्रंक रोड वगैरह, ऑल्दो वो दिल्ली सल्तनत में नहीं है लेकिन फिर भी ट्रेड का एक्सपेंशन हुआ, पैसों से भी आप लगा सकते हैं, और जो सड़कें वगैरह बनी उससे भी मोबिलिटी इंक्रीज हुई गुड्स एंड मर्चेंट्स की। आर्टिजन और क्राफ्टमैन कम्युनिटी का अच्छा खासा राइज हुआ। इसमें आप चाहें तो अगर एग्जाम्पल लिखें तो अलाउद्दीन खिलजी के मार्केट रिफॉर्म्स भी लिख सकते हैं, अलाउद्दीन खिलजी के मार्केट रिफॉर्म्स, ठीक है। फिर उसके बाद फोर्थ है कल्चरल सिंथेसिस, इंडियन और इस्लामिक स्टाइल का कल्चरल सिंथेसिस हुआ, वो आप आर्किटेक्चर वगैरह में भी देख सकते हो। फिर उसके बाद टेक्नोलॉजिकल डिफ्यूजन लिंक्ड इंडिया टू ग्लोबल नेटवर्क, वही वेस्ट एंड सेंट्रल एशिया से अभी पेपर मेकिंग टेक्नोलॉजी आई है। एग्रीकल्चरल सरप्लस एंड क्राफ्ट स्पेशलाइजेशन, जैसे कि दिल्ली, मुल्तान और लाहौर का एक्सपेंशन। तो ये सोसाइटी पर इम्पैक्ट था। अब हम इसके कंक्लूजन की बात करें तो इनोवेशन इंट्रोड्यूस ड्यूरिंग दिस पीरियड लेड द ग्राउंड वर्क फॉर मोर अर्बनाइज। जितनी भी इनोवेशन, नई नई चीजें, टेक्नोलॉजिकल ट्रांसफॉर्मेशन इस दिल्ली सल्तनत के टाइम पीरियड पर आया, इसने नींव रखी, फाउंडेशन रखी एक मोर अर्बनाइज्ड, एक बेटर डेवलप्ड, बेटर मिलिटराइज्ड और बेटर इंटरकनेक्टेड सोसाइटी। इसकी वजह से जो मुगल एरा है वो और एडवांसमेंट की तरफ चला गया। अगर नींव ही सही नहीं रखी हुई देश की, आप उसके ऊपर, ये बिल्कुल वैसा है, आपने फाउंडेशन तो बिल्डिंग की वीक कर रखी है, उसके ऊपर आपने 50 मरला वो बिल्डिंग बना दी, तो वो तो टूटेगी ही, गिरेगी। लेकिन यहां पर दिल्ली सल्तनत ने फाउंडेशन इतना अच्छा बिल्ड किया था कि मुगल एरा ने एडवांसमेंट की अलग हाइट्स जो है वो रीच की। अब हम 2023 के अगले सवाल की तरफ चलते हैं। एक्सप्लेन द रोल ऑफ, जस्ट अ सेकेंड, explain the role of geographic factors towards the development of ancient India. This is a tricky question but a good question. यहाँ पे पूछा है कि geographical factors का क्या रोल है ancient India के डेवलपमेंट में। आपको समझ में आता है यूपीएससी यहाँ पर भी क्वेश्चंस के साथ थोड़ा सा खेल रही है, तो आपको ध्यान से प्रिपेयर करने हैं कि एंशिएंट इंडिया का डेवलपमेंट जो है वो ज्यादातर इंडिया के डाइवर्स जोग्राफिकल फीचर्स की वजह से था, जिसकी वजह से जब ज्योग्राफी बदलती है तब लोगों का सेटलमेंट पैटर्न बदलता है। आपको क्या लगता है एक कोस्टल जगह पर और एक पहाड़ वाली जगह पर, एक नदी वाली जगह पर सेटलमेंट पैटर्न सेम होगा? नो। इकोनॉमिक एक्टिविटी सेम होंगी? नो। इसकी वजह से हमारा जो इंडस वैली सिविलाइजेशन जो शुरुआत है एंशिएंट दौर की से लेके पूरा मिडाइवल के एंड तक, ठीक है, यहाँ पर पूरे एंशिएंट इंडिया के डेवलपमेंट ज्योग्राफिकल फीचर्स से डिराइव्ड थी। अब हम ज्योग्राफिकल फीचर्स के अकॉर्डिंग लिखेंगे। सबसे पहले है रिवर सिस्टम्स का रोल। देखो, हम हमेशा बोलते हैं कि जहां पर नदी, आप क्यों बोलते हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन? हमें पता है हड़प्पा उसकी पहली साइट थी,
लो, उसको हड़प्पन सिविलाइजेशन भी बोलते हैं, लेकिन नाम हमेशा ऐसा क्यों पड़ा इंडस वाली, क्यों? इंडस नदी की वैली पर बैंक पे बसी हुई सिविलाइजेशन। एक चीज याद रखिएगा, जहां से नदियां बहती हैं वो होता है क्रैडल ऑफ सिविलाइजेशन, वहां से बड़ी बड़ी सिविलाइजेशंस बनती हैं। जब आप बड़ी इंडस वाली सिविलाइजेशन जब आप पढ़ते हैं तो चाइनीज सिविलाइजेशन पढ़ते हैं तो ह्वांग वो मेसोपोटामियन, तो आप हमेशा क्या है नदियों के सहारे वो सिविलाइजेशंस पढ़ते हैं, तो एक्टेड एज अ क्रैडल ऑफ सिविलाइजेशन। आईवीसी इंडस वाली सिविलाइजेशन इंडस नदी के घाट पे फ्लरिश की। दूसरा है रिलीजियस एंड कल्चरल सिग्निफिकेंस, आज भी है गंगा नदी। फिर उसके बाद अर्ली वैदिक कल्चर, सरस्वती नदी, ऋग्वेदिक टेक्स्ट जो है ऐसा बोला जाता है सरस्वती नदी के बैंक पे लिखा गया। अब अच्छा ये भी है कि सरस्वती नदी जो है ऐसा बोला जाता है कि वो प्रेजेंटली ऑन अर्थ विजिबल नहीं है। फिर माउंटेन रेंजेस का रोल क्या है कि ट्रेड रूट्स फैसिलिटेट हुए। नोटेबली आपने सिल्क रूट के बारे में पढ़ा होगा जो कि ट्रेड के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट था, जो कि इंडिया को सेंट्रल एशिया और चाइना से कनेक्ट करता था। हिमालयस जो है वो आज भी नेचुरल बैरियर है, तब भी नेचुरल बैरियर थे, ताकि एक्सटर्नल, आज जब हम नेचुरल बैरियर बोलते हैं हिमालयस को तब हम बोलते हैं कि भाई वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस से थोड़ा ठंड से बचने के लिए, नहीं तो बर्फ बन चुके होते हैं हम सब, तो ये इससे बचाते हैं। लेकिन उस टाइम पे हिमालय एक नेचुरल बैरियर था एक्सटर्नल इन्वेजन से प्रोटेक्ट करने के लिए, कि बाहर के लोग अटैक ना कर दे। इसीलिए सिलेक्टिव अलाइंग सिलेक्टिव कल्चरल एक्सचेंज, पासेस बने हुए हैं, खाइबर पास, बोलन पास, ये। फिर है कोस्टल इन्फ्लुएंस, हमें पता है कोस्टल इन्फ्लुएंस का भी बड़ा वो हुआ है क्योंकि कोस्ट लाइन है, इसकी वजह से हम मैरीटाइम ट्रेड कर पाए। आपके एनसीईआरटी में मैरीटाइम ट्रेड किस किस के साथ था उसका मैप भी बना हुआ है। मेसोपोटामिया हो गया, रोम हो गया, साउथ ईस्ट एशिया हो गया, पोर्ट सिटीज यूपीएससी अपने प्रीलिम्स में बहुत पूछती है, भरूच, म्यूजिरिस, ठीक है, घंटाशाला, पंड्यूरा, ये सब आपने सुने होंगे। ये सारे सेंटर ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड थे ड्यूरिंग मौर्यन एंड सतवाहाना टाइम पीरियड। चाहे तो और बहुत सारे पोर्ट सिटीज हैं, अरिकामेडू हो गया, ये सब लिख सकते हैं आप। फिर है इंडो गंगेटिक प्लेन्स, ठीक है, इंडो गंगेटिक प्लेन्स बहुत ही फर्टाइल सॉइल थी, गंगा की वजह से यहाँ पर इंटेंसिव एग्रीकल्चर सपोर्ट हुई, जिसकी वजह से पॉपुलेशन ग्रोथ आई। महाजनपद का राइज भी इसी के आसपास दिखाई दिया, और क्योंकि यहाँ पर बहुत अच्छी पॉपुलेशन बसी, इकोनॉमिक हार्टलैंड बना, मेटल्स, टिम्बर, स्टोन, मिनरल्स की अवेलेबिलिटी दिखी, जिसकी वजह से अवंती और मगधा जैसे महाजनपद का राइज हुआ। मगध तो आपको पता ही है, बहुत फेमस है। फिर है फॉरेस्ट, फॉरेस्ट बने स्पिरिचुअल स्पेसेस, आपको पता है हमारे यहाँ पे आश्रम बोला जाता है कि वनप्रस्थ है, गृहस्थ है, तो जब सब गृहस्थ वगैरह कंप्लीट हो जाता था तो जो लोग हैं वो जंगल में चल जाते थे, आश्रम कल्चर एमर्ज हुआ। दूसरा है डेवलपमेंट ऑफ द्रविडियन कल्चर, विंध्य एंड सतपुरा रेंजेस अलोंग द डेंस नर्मदा वैली, यहीं पर द्रविडियन कल्चर का डेवलपमेंट हुआ। देयरफॉर इंडियन हिस्ट्री इज अ डायलॉग बिटवीन मैन एंड हिज एनवायरनमेंट। यहाँ पे एक मैंने अच्छी सी ब्यूटीफुल लाइन के साथ इसको कंक्लूड किया है कि जो इंडिया की हिस्ट्री है वो एक डायलॉग की तरह, एक बातचीत की तरह है कि इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग इंसान अपने आप को एडजस्ट कर रहा है और उसी की वजह से हमारे कल्चर का राइज हो रहा है। नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं। 2022 का ये सवाल देखें। डिस्कस द सिग्निफिकेंस ऑफ लायन एंड बुल फिगर इन इंडियन माइथोलॉजी, आर्ट एंड आर्किटेक्चर। 15 मार्क्स का क्वेश्चन है। आपने अगर ढंग से नितिन सिंघानिया पढ़ी है या नोटिस किया होगा तो बुल और लायन बहुत ज़्यादा दिखे होंगे, इसीलिए यूपीएससी ने ये सवाल पूछा। इसीलिए बोल रही हूँ कि एनालिसिस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। एनिमल सिंबलिज्म जो है वो इंडिया की सिविलाइजेशनल आर्ट एंड आर्किटेक्चर में बड़ा इंपॉर्टेंट प्लेस रोल करता है, जिसमें से लायन और बुल जो है वो कॉन्टिन्यूसली बार बार अलग अलग जगहों पे एक्सप्रेस किए गए हैं, वैदिक से लेके मॉडर्न टाइम पीरियड तक। सबसे पहले मैंने लायन और फिर बुल अलग अलग मेंशन किया है। अगर हम लायन की सिग्निफिकेंस की बात करें फ्रॉम पर्सपेक्टिव ऑफ माइथोलॉजी, सबसे पहले डिवाइन पावर एंड प्रोटेक्शन। हमें पता है लायन जो है वो किसका वाहन है, किसका व्हीकल है, गॉडेस दुर्गा का, ठीक है, जो कि सिंबलाइज करता है क्या है, अधर्म के ऊपर धर्म की जीत, ठीक है। एग्जाम्पल है महिषासुर मर्दिनी की जो इमेज है, महिषासुर मर्दिनी गॉडेस दुर्गा है। ऐसा बोलते हैं कि इन्होंने एक असुर, महिषासुर, ये जो नाम है महिषासुर, ये एक असुर था बहुत बड़ा, उन्होंने लायन के ऊपर बैठ के इनको मारा था। तो उस वाली इमेज आप जाके नेट पे खोल के भी देख सकते हैं। दूसरा है इनकारनेशन ऑफ विष्णु। हमें पता है नरसिम्ह अवतार है, नरसिम्ह अवतार जो है आपको पता होगा, वो जो विष्णु के अवतार हैं वो हाफ मैन हाफ लायन है, जो कि दिखाता है डिवाइन इंटरवेंशन अगेंस्ट टायरनी। फिर है बुद्धा, बुद्धा को शाक्य सिम्हा भी बोला जाता था। शाक्य सिम्हा, सिम्हा इज नन अदर देन मींस लायन। इनके पहले सरमन को डिस्क्राइब किया गया था एज लायंस रोर, दिखाता है सिग्निफाइंग द पावर ऑफ
ट्रूथ। फिर है थ्रोन सिंबलिज्म, इंडियन वर्ड फॉर थ्रोन, जो हमारे यहाँ पर थ्रोन के लिए जो हिंदी में वर्ड यूज किया जाता है उसके बोलते हैं सिंहासन, है ना, सिंहासन, यहाँ पे ये लिखा है सिंहासन, लायन की सीट। आर्ट में लायन का बड़े इंपॉर्टेंस, तो हमें पता है अशोकन लायन कैपिटल, 4 लायंस हैं बैक टू बैक, सारनाथ में सिंबलाइज करता है पावर, विजिलेंस, मॉरल गवर्नेंस। स्कल्पचर्स में नरसिम्हा का रिलीफ पेंटिंग है एट टेम्पल ऑफ बेलूर। आर्किटेक्चर में बात करें, हमें पता है हमारे देश का नेशनल एम्बलम, वहां पर स्टेट का सिंबल है लायन, और गार्डियन फिगर लायंस जो हैं वो टेम्पल के एंट्रेंसेस और गोपुरम्स के ऊपर भी देखने को मिलते हैं। अब बुल की बात करें माइथोलॉजी में, तो बुल जो है वो लॉर्ड शिवा का व्हीकल, सबसे पहले नंदी, आपने पढ़ा होगा नंदी जी हैं, ठीक है, वो स्ट्रेंथ, फर्टिलिटी और डिवोशन के सिंबल हैं। कॉस्मिक ऑर्डर भी दिखाते हैं बुल। बुल एसोसिएटेड है धर्मा, स्टैंडिंग ऑन 4 लेग्स इन सतयुग। आपको पता है हमारे यहाँ पर युग है सतयुग, द्वापर, त्रेता, कलयुग, ठीक है। तो जो बुल है वो धर्म शो करता है कि जो अपने 4 लेग्स पे धर्म खड़ा होता है सतयुग में। जो पहले जैन तीर्थंकर थे वो भी एज अ बुल सिंबलाइज किए गए, ऋषभ जी रिप्रेजेंटिंग बिगिनिंग ऑफ द स्पिरिचुअल पाथ। अब अगर हम आर्ट की बात करें तो जो बुल है वो आइकन ऑफ डिवोशन है। नंदी का जो फिगर है वो शिवा के सैंक्टम में, शिवा टेम्पल है बृहदेश्वरा टेम्पल थांजावुर, वही चोलास वाला, इंपीरियल चोलास वाला, वहां पे देखने को मिलता है। कालीबंगन में ब्रॉन्ज बुल है, लॉस्ट वैक टेक्निक दिखाता है। कैपिटल ऑफ मॉरन पिलर के ऊपर बुल का स्कल्पचर है, और एक रामपुरवा बुल कैपिटल है, ये आपको एनसीईआरटी में मिल जाएगा। आर्किटेक्चर की बात करें तो सेपरेट नंदी मंडपास बने हुए हैं द्रविडियन टेम्पल में। एग्जाम्पल लार्जेस्ट मोनोलिथिक स्टैचू ऑफ नंदी इन लेपाक्षी टेम्पल, ठीक है। अब अगर आपको ये बात समझ में आ रही है कि अगर बुल और लायन पूछ लिया, अगर आपको लगता है और कोई एनिमल भी है जो ऐसे ही सिग्निफिकेंस कैरी कर रहा है, मैं बोलूंगी एलिफेंट। उसका कारण है बुद्धिज्म से भी कनेक्टेड है ये, और भी बहुत जगह एलिफेंट जो है वो देखने को मिला है। वो जो आपकी सील है ये बहुत जगह आपको देखने को मिलेगा, तो एलिफेंट भी प्लीज प्रिपेयर कर लीजिएगा। देयरफॉर लायन एंड बुल एक्ट एज अ डुअल पिलर ऑफ इंडियन आइकॉनोग्राफी रिफ्लेक्टिंग स्पिरिट ऑफ इंडिया। की 2 पिलर हमें दिखते हैं क्योंकि आर्ट, आर्किटेक्चर, मैथोलॉजी हर जगह दिखाई देते हैं। अगर आपको लगता है लायन और बुल कहीं कॉइन पर भी थे, आप वो भी मेंशन बिल्कुल कर सकते हैं। नेक्स्ट देखें, यहाँ पर फिर से चोला पीरियड के बारे में पूछा गया, गुप्ता पीरियड के बारे में, कि मेजर कॉन्ट्रीब्यूशंस क्या रही हैं गुप्ता और चोला पीरियड की टू द इंडियन हेरिटेज। ये 2022 का सवाल है, 15 मार्क्स का। देखें, गुप्ता पीरियड जो है उसे गोल्डन एज ऑफ इंडिया बोला जाता है, सोसाइटी के पर्सपेक्टिव से नहीं, आर्ट एंड आर्किटेक्चर के पर्सपेक्टिव से। और जो चोला आर्टिस्ट है, मैंने लाइन रिपीट की है, वही मैंने आपको बोला लिमिटेड याद कीजिए, वही पेपर में प्रोड्यूस होगा। चोला आर्टिस्ट ने कंसीव किया लाइक जायंट्स और फिनिश किया झूलर्स की तरह। गुप्ता पीरियड की अगर कॉन्ट्रीब्यूशंस की बात करें रिलीजन एंड फिलोसफी में, सबसे पहले आपके जो पुराण हैं उनको प्रॉपरली कंपाइल किया गया, कोडिफाई करा गया, और हमारे जितने भी ब्राह्मणिकल ट्रेडिशंस है उसकी जो एपिक्स हैं उनको स्ट्रेंथन अप किया गया। एग्जाम्पल विष्णु पुराण हो गया, भगवत पुराण हो गया। वैष्णविज्म और शैविज्म को रॉयल पैट्रोनेज दी थी गुप्ता रूलर्स ने। फिर लिटरेचर की बात करें तो क्लासिकल संस्कृत लिटरेचर ने अपना पीक अचीव किया था, इस टाइम पर हुए थे कालिदास, जो कि बड़े फेमस हैं लिटरेचर के उस पर्सपेक्टिव से। इन्होंने रघुवंशा लिखी, मेघदूता लिखी, लव स्टोरी अभिज्ञानम शकुंतलम लिखी, विक्रम और शिव्यम लिखी, बहुत सारी चीजें लिखी हैं इन्होंने। सेक्युलर वर्क्स भी हुए, पन्ननीज ग्रामर अष्टधाई प्रीलिम्स में पूछ चुकी है यूपीएससी, और विष्णु शर्मा का पंचतंत्र, ये सेक्युलर वर्क्स हैं। उसके बाद साइंस, टेक्नोलॉजी और मैथ्स ने भी बहुत डेवलप किया गुप्तास के टाइम पे। आर्यभट्ट ने कैलकुलेट किया पाए, एक्सप्लेन किया सोलर और लूनर एक्लिप्स, अर्थ की रोटेशन असर्ट की। वाराहमारा ने बृहत संहिता लिखी जिन्होंने मेटेरोलॉजी और हाइड्रोलॉजी के बारे में लिखा। फिर डेसिमल न्यूमरल सिस्टम आया, जीरो का कंसेप्ट रिफाइन हुआ। आर्किटेक्चर के अंदर बात करें तो केव आर्किटेक्चर, एग्जाम्पल अजंता, बाग, उदयगिरी केव्स, वेरी फेमस। नागरम स्टाइल या फिर नागरा स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर सबसे अपने अच्छे राइज पे पहुंचा, एग्जाम्पल दशावतार टेम्पल एट दियोगढ़ बहुत फेमस है। फिर ब्रिक्स का अर्ली यूज हुआ। स्कल्पचर्स की बात करें तो सारनाथ स्कूल का इमर्जेंस हुआ। पेंटिंग्स की बात करें तो अजंता पेंटिंग्स डिपिक्टिंग जटाका टेल्स। जटाका टेल्स क्या है? ये है अर्ली बर्थ्स ऑफ बुद्धा,
ठीक है, या फिर पास्ट लाइफ्स ऑफ बुद्धा के बारे में जटाका टेल्स हैं, अजंता पेंटिंग्स डिपिक्ट करती हैं। पिलर्स में बात करें तो पिलर इंस्क्रिप्शन आपको पता है अशोका के टाइम पे इलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन, माइनर एंड मेजर पिलर एडिक्स, ठीक है, डेवलपमेंट ऑफ बुद्धिस्ट स्तूपास जैसे कि चौखंडी स्तूपा एट सारनाथ। तो गुप्तास के टाइम पे तो इसीलिए इसको गोल्डन एरा बोला जाता है क्योंकि दुनिया भर की डेवलपमेंट्स हुई हैं, ये सारी लिख दी हैं। जितना याद आए, मैंने इसीलिए बोला है याद उतना करो जो पेपर में टाइमली क्रिस्पली प्रोड्यूस हो जाए पेपर में, क्योंकि स्पेस की और टाइम की दोनों की कमी है आपके पास, ठीक है। इतना याद मत करना कि प्रायोरिटी हिल जाए पूरी की पूरी, 8-10 पॉइंट्स अपने हाथ में हो एग्जाम्पल के साथ बहुत है, मोर देन इनफ है। कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ चोला पीरियड देखो, टेम्पल आर्किटेक्चर में हम पहले भी पढ़ चुके हैं, द्रविडियन आर्किटेक्चर अपनी जेनिथ पे पहुंचा, वो बृहदेश्वरा टेम्पल हो, गंगाईकोंडा चोलापुरम हो। स्कल्पचर्स में हम पढ़ चुके हैं, नटराज का ब्रॉन्ज स्कल्पचर पहले भी पढ़ा दिया है। रिलीजन एंड भक्ति में शैविज्म और वैष्णविज्म का कंसोलिडेशन हुआ, नायनर्स को पैटर्नेज मिली, अलवर्स को मिली, सेंट्स को एज अ सोशल इंटीग्रेशन इंस्ट्रूमेंट यूज किया गया कि कोहेसिवनेस बढ़े। सेंट्स लाइक अपार हो गया, सुंदरर, बताना आप कमेंट सेक्शन में, अभी बताया इन्होंने क्या लिखा है अपार और सुंदरर ने। एडमिनिस्ट्रेशन में बड़ा अच्छा एक चीज थी, यहाँ पर एक उत्तरा मेरूर इंस्क्रिप्शन मिला था जहाँ पे कुदावोलाय सिस्टम के बारे में बात की गई थी। ये है विलेज सेल्फ गवर्नमेंट के इलेक्शंस कैसे होते थे, जो पाम लीफ टिकट्स है उसके ऊपर लिख के जो है वोटिंग की जाती थी। इसको न्यूज़पेपर में द हिंदू ने भी कवर किया है। फिर है सोशल एंड कल्चरल लाइफ अराउंड ऑक्यूपेशनल एंड रिलीजियस आइडेंटिटी, जैसे कि कुरिंजीज जो है वो मॉडर्न वर्शिप के साथ एसोसिएटेड थे। Therefore, together Gupta and Chola shaped Indian civilizational ethos, और गुप्ताज और चोलाज ने मिलके इंडिया का सिविलाइजेशनल ethos को शेप किया, क्योंकि इन्होंने साइंस एंड टेक्नोलॉजी, आर्ट एंड आर्किटेक्चर, लिटरेचर, रिलीजन, हर चीज में डेवलपमेंट की है। नेक्स्ट अगर हम बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन है 2022 का ये सवाल, हाउ विल यू एक्सप्लेन द मिडाइवल इंडियन टेम्पल कल्चर्स रिप्रेजेंट सोशल लाइफ ऑफ दोज डेज, कि कैसे पूरा देखो, अब इन्होंने किसी पीरियड स्पेसिफिकली पूछा ही नहीं, पूरे मेडिवल हिस्ट्री के स्कल्पचर्स कैसे वहाँ की सोशल लाइफ डिस्क्राइब करते थे वो पूछ लिया है। मेडिवल इंडियन टेम्पल्स वर नॉट ओनली रिलीजियस सेंटर्स बट ऑल्सो रिपोजिटरीज ऑफ आर्ट, कल्चर एंड सोशल हिस्ट्री, की जो मेडिवल पीरियड के हमारे मंदिर थे वो सिर्फ एक रिलीजियस सेंटर नहीं थे कि भाई वहाँ पे रिलीजन प्रैक्टिस हो रहा है, वो रिपोजिटरीज थे, ट्रेजर थे, किसके, आर्ट के, कल्चर के, सोशल हिस्ट्री के। अगर हम सोशल लाइफ की रिफ्लेक्शन की बात करें, सबसे पहले है डिपिक्शन ऑफ डेली ऑक्यूपेशंस। आपको स्कल्पचर्स पे डेली ऑक्यूपेशंस भी डिपिक्ट होते थे, जैसे कि कोणार्क सन टेम्पल जो है वो शो कर रहा था ट्रेडर्स, सेलर्स, फार्मिंग सीन्स, रॉयल्टी और कोर्ट लाइफ भी डिपिक्ट की जाती थी, जैसे होयसलेश्वरा टेम्पल है हेल्बिड में, ठीक है, वहाँ पे रॉयल दरबार के सीन देखने को मिलते थे। सोशल हायरार्की और कास्ट रोल्स भी डिपिक्ट किए गए थे, जैसे कि चोला टेम्पल है तमिलनाडु में, पोर्ट्रे कर रहा था कि ब्राह्मण जो है वो रिचुअल्स परफॉर्म कर रहे हैं, डांसर्स कोर्ट में नाच रहे हैं, रिलीजियस प्रैक्टिसेस दिखाई जाती थी, जैसे बृहदेश्वरा टेम्पल में ये पैनल पे शो किया गया कि म्यूजिकल परफॉर्मेंस हो रही है टेम्पल फेस्टिविटीज के दौरान। वुमन का रोल दिखाया गया सोसाइटी में, कि खजुराहो टेम्पल ने वुमेन को बहुत ही ब्यूटिफुली डिपिक्ट किया, ग्रूमिंग में, इन म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स बजाते हुए। लेजर गेम और स्पोर्ट्स भी दिखाई गई, जैसे कि हम्पी का हजारा रामा टेम्पल है, वहाँ पे रेसलिंग के बारे में सीन्स डिपिक्ट किए गए हैं। फैशन, ऑर्नामेंट्स एंड अटायर के लिए खजुराहो भी बड़ा फेमस है। चनकेश्वर टेम्पल है बेलूर में, उसने एंकलेट्स, वेस्ट बेल्ट्स वगैरह बड़ी ब्यूटीफुली डिपिक्ट की हैं। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे मैंने दुनिया भर के एग्जाम्पल लिख दिए हैं, हर पॉइंट के साथ एग्जाम्पल है, कुछ एक्सप्लेन नहीं किया, पॉइंट एग्जाम्पल ऐसे ही लिखना है आपको। वहां पे उन्होंने पूरे मिडिवल हिस्ट्री के स्कल्पचर कैसे सोशल लाइफ दिखा रही थी वो पूछ लिया है, 10 मार्क्स में आप एक्सप्लेन नहीं कर सकते। इकोनॉमिक एक्टिविटीज और ट्रेड लिंक्स, रानी की वाव इन गुजरात, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे रानी की वाव की और क्या इंपॉर्टेंस है, हैज सीन्स इंडिकेटिंग ट्रेड प्रॉस्पेरिटी। ठीक है, तो आपको सबसे पहले तो पॉइंट जनरेशन सीखनी पड़ेगी। आपके दिमाग में सोशल लाइफ आया तो सोशल लाइफ में क्या होता है, म्यूजिक होता है, रिलीजन होता है, कपड़े होता है, खाना होता है, फेस्टिविटीज होती हैं, ठीक है, इकोनॉमिक्स हो गया, पॉलिटिक्स हो गया, एक्सप्रेशंस हो गए, म्यूजिक हो गया, तो आपको ये सारे के लिए पॉइंट्स लिखने पड़ेंगे। देयरफॉर मिडिवल टेम्पल स्कल्पचर्स वर मोर देन रिलीजियस एम्बेलिशमेंट्स, वही चीज जैसे मैंने इंट्रो में लिखी थी कि ये रिलीजियस सेंटर से ज्यादा होके दे वर स्टोन क्रॉनिकल्स capturing economic, cultural and social fabric of their time। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 2021 का ये सवाल, इवैल्यूएट द नेचर ऑफ भक्ति लिटरेचर एंड इट्स कंट्रीब्यूशन टू इंडियन कल्चर, की भक्ति लिटरेचर का कैसे वो कैसे उसकी एवोल्यूशन, उसको इवैल्यूएट करना है, नॉट एवोल्यूशन, इवैल्यूएट करना है भक्ति लिटरेचर का नेचर क्या था और उसने क्या कंट्रीब्यूट किया इंडियन कल्चर पे। 10 मार्क्स का क्वेश्चन है, इजी सवाल है। भक्ति लिटरेचर हमें पता है इसने पूरी स्पिरिचुअल मूवमेंट को ट्रांसफॉर्म कर दिया था 6th सेंचुरी में, स्पेसिफिकली साउथ इंडिया में। इसने हमारा पूरा रिलीजियस और कल्चरल लैंडस्केप को रीशेप किया था। भक्ति लिटरेचर दो में बटी हुई है, निर्गुण भक्ति, सगुण भक्ति। निर्गुण भक्ति इज फॉर्मलेस एंड सगुण इज विद एट्रीब्यूट्स, ठीक है। निर्गुण भक्ति में दो में डिवाइडेड थे भक्ति सेंट्स, एक है ज्ञान आश्रयी, एक है प्रेम आश्रयी। ज्ञान आश्रयी मतलब जो ज्ञान पे भरोसा करते हैं, ठीक है, जो नॉलेज पे करते हैं, एग्जाम्पल कबीर हो गए, नानक हो गए। प्रेम आश्रयी वो हैं जो सिर्फ they talk about love towards the divine, example जयासी। सगुन में क्या है, राम भक्ति और कृष्ण भक्ति है। राम भक्ति में ऑब्वियसली तुलसीदास जी हैं, कृष्ण भक्ति में सूरदास हो गए, मीराबाई हो गई, ये सब। तो मैंने क्या किया, एक छोटा सा डायग्राम बना दिया। अब भक्ति लिटरेचर के नेचर की बात करते हैं। सबसे अच्छी बात ये थी कि यहाँ पर लिंग्विस्टिक एसेसिबिलिटी थी, मतलब जितना भी भक्तिज्म का लिटरेचर लिखा गया वो नॉर्मल लोगों की रीजनल लैंग्वेजेस में लिखा गया, ठीक है, जैसे तमिल, मराठी, हिंदी, बंगाली। आपको पता ही है जो शील प्रभुपाद थे, ठीक है, चैतन्य महाप्रभु, वो भक्ति इंपॉर्टेंट भक्ति सेंट थे, वो उनका बंगाल से राइज हुआ था, तो बंगाली ये आपका लिटरेचर फेमस हुआ, जिसने जो संस्कृत की मोनोपोली है उसको तोड़ा, ठीक है। हमारे यहाँ पे संस्कृत को एलीट लैंग्वेज माना जाता था, इसकी मोनोपोली तोड़ी ताकि जो लोग हैं उन तक ये भक्ति का लिटरेचर पहुंच सके। फिर लिटरेरी फॉर्म्स, बहुत सारे माध्यम यूज किए गए, जैसे कबीर के आपने पढ़ा होगा दोहे हैं, अभंग हो गया, भजन कीर्तन, यही चैतन्य महाप्रभु ने शुरू किया था। इजीली मेमोराइज करना, गाना, डिवोटीज को गॉड से जोड़ना। तीसरा है इमोशनल एक्सप्रेशन, जितने भी भजन कीर्तन ये सब ऐसे डिवोशनल फॉर्मेट में लिखे गए कि हमारा जो है, हमारा मेटाफर कैसे यूज किया गया, लव टूवर्ड्स द डिवाइन, फिर हम अलग हो गए, फिर वापस मिले भगवान से, ये सब कुछ। थीमेटिक फिलॉसफी यूज की गई, पर्सनल डिवोशन, भक्ति, डिवाइन के साथ कम्युनिकेशन, रिचुअलिस्टिक ऑर्थोडॉक्सी जितनी भी है कि आप रिचुअल और इसमें ही पड़े हुए हैं, इसको पूरा रिजेक्ट कर दिया था। और इंक्लूसिविटी, स्पिरिचुअल डेमोक्रेसी प्रमोट की, क्योंकि इररिस्पेक्टिव आपका कास्ट क्या है, जेंडर, सोशल स्टेटस क्या है, सारे के सारे डिवोटीज वेलकम्ड थे। इंडियन कल्चर को कंट्रीब्यूशन क्या है, कास्ट से लिबरेशन हमें मिली, क्योंकि बहुत सारे सेंट जैसे कि रविदास हो गए, तुकाराम हो गए, इन्होंने जो हायरार्की में ब्राह्मणिकल सुप्रीमेसी है उसको क्वेश्चन किया था। जेंडर एम्पावरमेंट हुई, बहुत सारी विमेन सेंट्स हुई, मीराबाई, अंदल, अक्का महादेवी। सेक्टेरियन यूनिटी, वैष्णविज्म और शैविज्म के बीच में यूनिटी फॉस्टर हुई, सिंथेसिस फॉस्टर हुई। साथ साथ इस्लामिक मिस्टिसिज्म जैसे कि कबीर जैसे सेंट्स को भी अकोमोडेट कर लिया इन्होंने। म्यूजिक और डांस, मैंने बताया ना, भजन कीर्तन, आप इस्कॉन जाते हैं, आज भी वहां पर डांस करके, कीर्तन गा के भगवान को याद करने का तरीका है, ये सब प्रमोट हुआ। और इस्लाम का इंडियनाइजेशन हुआ थ्रू निजामुद्दीन औलिया एंड रहीम, ठीक है। तो देयरफॉर भक्ति लिटरेचर रिमेन्स इंडियाज मोस्ट डेमोक्रेटाइजिंग कल्चरल फोर्स, क्रिएटिंग कॉम्पोजिट ट्रेडिशन। भक्ति लिटरेचर इंडिया का सबसे डेमोक्रेटिक कल्चरल फोर्स है, जिसने सारे इंडिया को बियॉन्ड जेंडर, कास्ट, रिलीजन जोड़ा और डेमोक्रेसी, स्पिरिचुअल डेमोक्रेसी प्रमोट की और एक कॉम्पोजिट ट्रेडिशन बनाया। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2020 का ये सवाल, पर्शियन लिटरेरी सोर्सेज ऑफ मिडाइवल इंडिया रिफ्लेक्ट द स्पिरिट ऑफ एज। कमेंट, 15 मार्कर क्वेश्चन है। दिस इज अ डिफिकल्ट क्वेश्चन बिकॉज अब आप देखो ज्यादातर पर्शियन लिटरेचर हमारे पास उतना एग्जाम्पल होता नहीं है, मिडाइवल हिस्ट्री का है और पर्शियन का पूछ लिया है तो थोड़ा डिफिकल्ट है, ऊपर से 15 मार्क्स का सवाल है, तो ये आप ध्यान से देख लीजिए। पर्शियन लिटरेरी सोर्सेज मिडाइवल इंडिया में वाइब्रेंट मिरर की तरह था, जो कि सोसाइटी के सोशो कल्चरल, पॉलिटिकल और रिलीजियस डायनामिक शो कर रहा था। अब पर्शियन क्रॉनिकल्स एज हिस्टोरिकल विंडोज, कैसे हमें हिस्ट्री के बारे में पता चल रहा था। सबसे पहले एडमिनिस्ट्रेटिव डॉक्यूमेंट्स, बहुत सारे पर्शियन लिटरेचर ऐसा लिखा गया जिसके अंदर हमें उस टाइम का, मिडाइवल पीरियड का, सल्तनत, मुगल एरा का हमें एडमिनिस्ट्रेशन पता चला। जैसे अकबरनामा है, एन अकबरी जो अब्बुल फजल ने लिखी थी, हमें मुगल एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम्स के बारे में, अकबर के दिन इलाही के बारे में पता चला। बहुत सारे ऐसे भी थे जहाँ पे पर्सनल नैरेटिव्स प्रमोट किए गए, जैसे बाबर नाम है, जहाँ पर 16th सेंचुरी के ये इंटीमेट इनसाइट्स दिए गए कि
उस टाइम पे सोशल कस्टम्स वगैरह कैसे थे। फिर पॉलिटिकल क्रॉनिकल्स, तारीख फिरोज शाही बाय जियाउद्दीन बरानी, ये दिल्ली सल्तनत के गवर्नेंस के बारे में बताता था। ये वाले ना जितने आपको नाम है, अगर आपको ये नॉर्मल बुक में ना मिले तो आप ल्यूसेंट में से इसके एग्जाम्पल की लिस्ट बना सकते हैं। फोर्थ है कंटेम्प्रेरी अकाउंट्स, गुलबदन बेगम उनके कोर्ट में थी, ठीक है, उन्होंने हुमायूं नामा लिखी थी जिसने एक फीमेल पर्सपेक्टिव दिया कि मुगल कोर्ट में जिंदगी कैसी थी, एज इन हैरम कैसा होता था, औरतें कैसे अपना एडमिनिस्ट्रेशन चलाती थी, ये सब कुछ। रीजनल हिस्ट्रीज भी हैं जैसे कि तबख्ते नसीरी, इन्होंने रीजनल पॉलिटिकल डेवलपमेंट को कैप्चर किया। फिर कल्चरल सिंथेसिस, कोर्ट पोइट्स बहुत सारे थे, जैसे फैजी का काम था, अब्दुल रहीम खान खाना है, ठीक है, इन्होंने संस्कृत लिटरेरी एलिमेंट्स, जैसे रहीम खान उन्होंने कृष्ण भक्ति को भी अपने पोएट्री में इंक्लूड किया था। ट्रांसलेशन मूवमेंट चली, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, दारा शेखू है, उन्होंने तो उपनिषद ट्रांसलेट किए थे, लेकिन जो आपके रामायण महाभारत है वो पर्शियन में उसको ट्रांसलेट किया गया। इंडो पर्शियन फ्यूजन, अमीर खुसरो आपको पता ही अलाउद्दीन खिलजी के टाइम पे थे, इनके जो वर्क्स हैं वो एग्जाम्प्लीफाई करते हैं कि कल्चरल सिंथेसिस जैसे कवाली में हो गया और हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक को मिलाकर, और सूफी लिटरेरी ट्रेडिशंस जैसे कि पर्शियन सूफी टेक्स्ट हैं जैसे कश्फ उल महजूब, ठीक है, प्रमोटेड रिलीजियस टॉलरेंस, ये सब कुछ। अब आता है सोशल एंड पॉलिटिकल रिफ्लेक्शंस, रिलीजियस इंटरैक्शन, जैसे कि वर्क्स रिफ्लेक्ट करते हैं कि हमारे यहाँ पर जो मिडाइवल के टाइम पे हिंदू मुस्लिम कल्चरल एक्सचेंज कैसा होता था, अकबर ने कैसे कैसे रिलीजियस एक्सपेरिमेंट्स करे, इबादत खाना बना के, दिन इलाही का कंसेप्ट देके, अर्बन लाइफ, दिल्ली आगरा फतेहपुर सिकरी कैसे अर्बन लाइफ कैसे चलती थी, सोशल स्ट्रक्चर एज इन मनसबदारी में कैसे हायरार्की थी, ट्रेड प्रैक्टिसेस कैसे थी, जेंडर रिलेशंस कैसे थे, रीजनल लैंग्वेजेस का ग्रोथ देखे को मिला, पंजाबी, पश्तू, सिंधी, कश्मीरी, इससे स्ट्रांगली इन्फ्लुएंस हुए पर्शियन से। Therefore, with coming of Muslim to subcontinent Persian and Aryan tongue and sister language of Sanskrit, कह रहे मुस्लिम्स जब आए सब कॉन्टिनेंट में पर्शियन के साथ, पर्शियन एक आर्यन लैंग्वेज, एक आर्यन टंग है, लेकिन संस्कृत की सिस्टर लैंग्वेज है, वो इंडिया में इनके साथ आई, जिसने जन्म दिया डाइवर्स फेथ, लैंग्वेज और कल्चर को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 2020 का पाला पीरियड पे सवाल, आई थिंक दिस इज द लास्ट क्वेश्चन। पाला पीरियड इज द मोस्ट सिग्निफिकेंट फेज इन हिस्ट्री ऑफ बुद्धिज्म इन इंडिया, एन्यूमरेट। 10 मार्क्स का क्वेश्चन है। देखो पालास जो है वो 8th से 12th सेंचुरी सीई में रिप्रेजेंट कर रहे थे कि बुद्धिज्म का फाइनल गोल्डन एज है इंडिया में, और इनका पालास का सबसे अच्छा जो इम्पैक्ट एरिया था वो था बंगाल और बिहार, जिसकी वजह से ग्लोबल सेंटर ऑफ बुद्धिस्ट लर्निंग एंड कल्चर बना पाला। इंस्टीट्यूशनल डेवलपमेंट एंड मोनास्टिक सेंटर, सबसे पहले मैंने बताया कैसे मोनास्ट्रीज, कैसे कौन कौन सी, पालास के टाइम पे बहुत सारी मोनास्ट्रीज और इंस्टीट्यूशंस बने, जैसे कि नालंदा हो गया बड़ा फेमस, विक्रमशिला यूनिवर्सिटी पाला पीरियड के धर्मपाल ने फाउंड की थी। यहाँ पे बहुत तांत्रिक बुद्धिज्म और स्कॉलर जैसे तिब्बत और साउथ एशिया से आ रहे थे। और दांतापुरी मोनास्ट्री होगी, सोमपुरा महावीरा, ये लार्जेस्ट बुद्धिस्ट मोनास्ट्री है, ठीक है, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी, एंड जगदाला यूनिवर्सिटी। अब लिटरेरी एंड फिलोसॉफिकल कंट्रीब्यूशन की बात करें तो चार्यपाद, जैसे कि ये है अर्लीस्ट बंगाली लिटरेरी वर्क कंप्राइजिंग मिस्टिकल बुद्धिस्ट सॉन्ग्स। फिर है तांत्रिक बुद्धिस्ट टेक्स्ट, ऊपर भी हमने पढ़ा है कि कैसे इंस्टीट्यूशन में तांत्रिक बुद्धिज्म बड़ा सिखाया जा रहा था। प्रोड्यूस मेजर वर्क्स लाइक हेवराज तंत्र एंड चक्र संवारा तंत्र। फिलोसॉफिकल ट्रीटीज लिखी गई, जैसे बहुत सारे स्कॉलर्स हुए लाइक संतरिक्सता रोट तत्व सामग्रह सिंथेसाइजिंग बुद्धिस्ट फिलोसफी विद द कंटेम्पररी थॉट, कि बुद्धिस्ट फिलोसफी को आज के थॉट के साथ कैसे कनेक्ट कर सकते हैं। आर्ट एंड आर्किटेक्चर में ब्रॉन्ज का स्कल्पचर, ठीक है, टेक्निक्स रिफाइन की गई, मैन्युस्क्रिप्ट इल्यूमिनेशन, पाम लीफ के ऊपर इलस्ट्रेशंस, बुद्धिस्ट आइकोनोग्राफीज, स्टोन कार्विंग जैसे कि बोध गया में। कल्चरल एक्सचेंज आपको पता ही है, डिप्लोमेटिक रिलेशंस किसके साथ इस्टेब्लिश हुए, तिब्बत, चाइना, श्री विजया, ठीक है, और मिशनरी एक्टिविटीज, बहुत सारे बुद्धिस्ट मिशनरीज और टीचर्स को भेजा गया था लाइक अतीसा टू Tibet. Therefore, Pala's legacy in preserving Buddhist knowledge to Tibet and Southeast Asia ensured Buddhism's survival beyond India's border. कि जो पाला की जो legacy है वो इसी में थी कि इन्होंने बुद्धिज्म को, बुद्धिज्म की लिटरेचर को, उससे रिलेटेड कल्चर को एक तो प्रिजर्व करा, साथ साथ उसको प्रमोट करा, उसको फैलाया, जिसकी वजह से डिप्लोमेटिक रिलेशंस एस्टैब्लिश हुए तिब्बत, साउथ ईस्ट एशिया में, और बुद्धिज्म का सर्वाइवल इंडिया के बॉर्डर्स के बियॉन्ड भी था।
ठीक है, ये थे आपके आर्ट एंड कल्चर के मेंस के PYQs। आप चाहें तो यहाँ से स्क्रीनशॉट लेकर अपने पॉइंट्स भी बना सकते हैं, इंट्रोडक्शन कंक्लूजन बना लीजिए, और थोड़ा पीछे तक जाना है वो भी आप बिल्कुल कर सकते हैं। ठीक है, विल मीट इन द नेक्स्ट सेशन। थैंक यू सो मच।